थैंक यू मैम। मेरी आवाज आ रही है सबको? यस मैम। यस मैम। बेटा सबसे पहले तो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू प्लीज स्विच ऑन योर कैमरास। आपकी अच्छी अच्छी शक्लें देखूंगी मैं तो मुझे अच्छा लगेगा थोड़ा। कोई जरूरत नहीं है रेडी होने की, जैसे हो वैसे आ जाओ, है ना, सो दैट आई कैन फील कि आई एम नॉट टॉकिंग टू द स्क्रीन। आप लोगों की शक्लें देखूंगी मैं। मैम, हम लोगों को भी अच्छा लगता है जब ये वीडियो पर और आते क्या, हैं। और क्या। सब बच्चे प्लीज स्विच ऑन योर कैमरास, आई रिक्वेस्ट यू ऑल। तो फिर स्टार्ट करेंगे। शालू, आकांक्षा और भी बहुत सारी गर्ल्स हैं हमारे साथ। रेखा, अस्मिता, कोमल, प्लीज सभी कैमरा ऑन कर लीजिए, आपको अच्छा लगेगा और आप लोगों को भी समझने में आसानी होगी। कुछ बच्चे बाल बनाने गए होंगे, कुछ बच्चे तैयार होने गए होंगे। फाइनली मैम हैज आस्क्ड कि भाई अब तो कैमरा ऑन करना है। हाँ, ऐसा कुछ नहीं है, जस्ट बी योरसेल्फ। आप तो रेडी मत होइए, अच्छे लग रहे हो सब ऐसे। और पढ़ने लिखने बाकी वाले बच्चे तो मैम ऐसे ही अच्छे लगते हैं, उनको और कुछ क्या, बिल्कुल बिल्कुल होश नहीं हर रहता चीज कि कहाँ मेरे बाल कैसे हैं, मेरी ड्रेस कैसी है, तो उससे पता लगता है कि हाँ बच्चे बड़े पढ़ने लिखने सिंसियर वाले लगते हैं। हैं, है ना। और फिर क्या, हाँ। एक उम्र होती है हर चीज की, तो अभी बच्चे ऐसे ही अच्छे लगते हैं। तो शैल वी स्टार्ट? यस। ओके बेटा, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। मैं सीए रेशु अग्रवाल और मैं पिछले 13 इयर्स से सीए प्रैक्टिस कर रही हूँ। मेरे ऑफिस 12 में भी है और कोटा में भी है और मैं अकेली सब कुछ हैंडल करती हूँ। लेकिन मुझे शौक है, आई जस्ट लव प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग्स। तो मैं सीए इंस्टीट्यूट में ट्रेनिंग्स भी प्रोवाइड करती हूँ सीए स्टूडेंट्स को। क्योंकि क्या है कि पढ़ाई जरूरी है, बट इन प्रैक्टिकल सेंस केवल बुकिश नॉलेज ही सब कुछ नहीं होती है। आप लोगों को अपने प्रैक्टिकल, अपने जो एनवायरनमेंट है, अपने सराउंडिंग्स है, वहाँ पे अपने आप को कैसे प्रेजेंट करना है, अपने आप को कैसे जो अपने सोशल एटिकेट्स होते हैं, जो अपना बिहेवियर होता है, इन सब चीजों से भी बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है जब आप लोग आगे जाएंगे, जॉब के लिए जाएंगे। कुछ लोग अपना खुद का बिजनेस करेंगे क्योंकि एमएसएमई का ट्रेनिंग है, तो खुद का बिजनेस करेंगे तो भी आप लोगों को ये बात समझनी होगी कि अ पर्सन कैन नॉट डील विद हिमसेल्फ और हरसेल्फ। कोई भी बिजनेस अपने आप के लिए नहीं करता है ना। आप खुद थोड़ा ना अपना प्रोडक्ट बनाएंगे और खुद ही उसको अपने आप को सेल कर लेंगे। कर लेंगे क्या? प्लीज जब भी क्वेश्चन पूछूं मैं आपसे तो आप लोग अपना माइक ऑन करके प्लीज रिप्लाई करिए, तो थोड़ा सा मुझे अच्छा लगेगा, है ना। मैं बोलती रहूंगी तो मजा नहीं आएगा। तो प्लीज इंटरैक्टिव सेशन करेंगे इस चीज को। ओके मैम। है ना, प्लीज बी इंटरैक्टिव। तो इसीलिए हमें चाहिए एनवायरनमेंट, हमें चाहिए कौन? बायर्स, जो हमारा प्रोडक्ट खरीदें, जो हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करें, यानी इन्वेस्टर्स। तो इन सभी से डीलिंग करने के लिए आपको अपना पर्सनालिटी डेवलपमेंट भी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। एक बिजनेस स्टार्ट करना और उसके बाद उसकी मार्केटिंग करना, दोनों ही चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी जाके आप अपना बिजनेस सक्सेसफुली रन कर पाएंगे। एम आई राइट? ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं कुछ क्वेश्चन से। अभी वैसे बताने तो मैं आई हूँ सब कुछ, लेकिन मैं आप लोगों से पूछती हूँ कि आप लोगों को क्या क्या पता है और फिर आई एलैबोरेट। ठीक है, तो पहले तो आप बताइए आप लोग करते क्या हैं? स्टडी। कैसी स्टडी? फाइनल ईयर। बीएससी बीए, फाइनल ईयर। बीएससी, बीएससी। ओके। और बच्चे? बीएससी बीएड फाइनल ईयर। ओके। मैम मेरा बीएससी फाइनल ईयर है। अच्छा, तो मतलब सारे बीएससी के ही बच्चे हैं? हाँ, साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट है। बीकॉम फर्स्ट ईयर। बीकॉम वाले भी हैं? एंड मैम बीकॉम इन्होंने डिप्लोमा करके अभी ये पॉलिटेक्निक डिप्लोमा स्टूडेंट है, मोना है वो। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, उसके पॉलिटेक्निक के बाद बच्चे हैं। ओके, जी मैम। तो
अभी प्लानिंग क्या है, करना क्या है आगे? ट्रेनिंग लेनी है और उसके बाद घर बैठना है? प्लीज कम अप विद योर आंसर्स। ट्रेनिंग लेके घर बैठना है क्या सबको, या कुछ करना है? रीट की तैयारी करनी है। अच्छा, रीट की तैयारी करनी है। और भाई अगर किसी को कुछ करना ही नहीं है तो फिर ट्रेनिंग लेने से क्या मतलब? हाँ, आपका भी टाइम वेस्ट, मेरा भी टाइम वेस्ट, मैम का भी टाइम वेस्ट। अगर कुछ लेना ही नहीं है, कुछ करना ही नहीं है, सपने तो बड़े देखो बेटा, पूरे तो अपने आप हो जाते हैं। हेलो, कहाँ गए मैम सब बच्चे? प्लीज सभी कैमरा ऑन कर लीजिए। ऐसा कोई मैम सिर्फ छोटे छोटे ऐसे क्वेश्चन कर रही है, हाँ। डरने की कोई बात नहीं है। ये तो बेटा एक आपका जनरल एग्जाम नहीं हो रहा है, आपका एग्जाम इस तरह नहीं के हो रहा है। क्वेश्चन तो जनरल बातचीत में हमारे पेरेंट्स भी हमसे पूछते हैं, हमारे रिलेटिव्स भी हमसे पूछते हैं कि बेटा आगे क्या आपका क्या प्लानिंग है। हाँ, तो मेरे इसमें लिए ऐसा इजी हो कोई जाएगा ना डरने आपको की बात समझाना, और मेरे लिए इजी भी हो जाएगा ना मैं कि मैं क्या समझाना चाहती हूँ, आप लोग क्या मुझसे चाहते हैं। देखो, कॉमर्स एक ऐसी फील्ड है, या फिर बिजनेस एक ऐसी फील्ड है जो कि बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी। मतलब आजकल हम सोचते नहीं है, उससे पहले तो एक नया प्रोडक्ट लॉन्च हो जाता है मार्केट के अंदर, है ना? तो अगर आप मुझे बताएंगे कि आप क्या करना चाहते हैं लाइफ में, तो हम उस पर ज्यादा फोकस करेंगे, और मैं आपको उसमें हेल्प भी कर सकती हूँ। ठीक है? तो जैसे कि आप में से कुछ लोग तो ऑब्वियसली जॉब प्रेफर कर रहे हैं, पर कुछ लोग हम चाहते हैं कि बिजनेस वुमेन भी बने, क्योंकि मैं खुद बिजनेस वुमेन हूँ, मेरी जो छोटी बहन है वो भी बिजनेस वुमेन है। खुद के बिजनेस की बात ही अलग होती है, और ये पता नहीं क्यों इंडिया में एक टेंडेंसी है कि बिजनेस जो है वो बॉयज ही करते हैं, है ना? तो ऐसा कुछ नहीं है। आजकल बहुत सारी लेडीज जो हैं वो 40+ होने के बाद अपना बिजनेस स्टार्ट करती हैं। क्यों? क्योंकि पहले घर गृहस्थी में उलझ जाते हैं, शादियों में उलझ जाते हैं, उसके बाद उनको लगता है नहीं यार अब तो कुछ करना चाहिए, खुद का कुछ होना चाहिए। और मेरा तो ये मानना है कि हर लेडी को कुछ ना कुछ करना चाहिए, कुछ भी, भले ही 2 घंटे का गेस्ट लेक्चर हो, भले ही कोचिंग्स हो, ट्यूशन भी पढ़ाते हैं, भले ही कुछ भी हो अपना। आजकल तो सब लोग घर से काम कर रहे हैं, ऑनलाइन जमाना आ गया है पूरा। ई कॉमर्स की वेबसाइट्स हैं, कौन कौन सी वेबसाइट्स हैं? हाँ बेटा बताएंगे? शॉपिंग तो सभी करते होंगे ना ऑनलाइन, यस मैम। तो फिर कौन कौन से वेबसाइट से परचेजिंग करते हैं? अमेजन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, अजियो। कभी देखा है आप लोगों ने, मतलब कभी उसके अंदर अ, देखा है कि सेल करना हो तो क्या करना है? मतलब खरीदते तो अपन सब हैं ही, पर क्या कभी आप लोगों ने देखा है कि अगर इन साइट्स के ऊपर अगर सेलिंग करनी हो, हमें हमें खुद का अगर कोई आइटम बेचना हो, तो हमें क्या करना है, कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, पता है आप लोगों को? हाँ जी, कुछ तो बोलो बच्चों, नहीं पता? नो मैम। अच्छा, करना चाहते हो या नहीं करना चाहते? हम्म? अच्छा, अगर किसी को वीडियो अगर ऑन नहीं भी करना है तो आंसर्स तो दे सकते हैं ना, इवन वीडियो बंद करके भी आंसर्स तो दे सकते हैं। आप ज्यादा कंफर्टेबल रहेंगे अगर आंसर्स देने को वीडियो बंद करके बोलूंगी तो। रिप्लाई नहीं? दीजिए। मैम पूछ रहे हैं फ्यूचर में मौका मिले तो क्या आप इनसाइट्स पे रजिस्ट्रेशन करके अपना घर बैठे ऑनलाइन बिजनेस करने में इंटरेस्टेड होंगे? नहीं करना तो जस्ट से नो, मैम हम जॉब में खुश हैं। हाँ, या फिर कुछ भी नहीं करना है, बस पढ़ाई करके मस्त बैठना है? हम्म? बेटा एक बात मैं आपको हमेशा बोलूंगी, या मैं जिससे भी मिलती हूँ ये बोलती हूँ, घर में कितना भी पैसा हो,
आपके फादर कितने भी एफ्लुएंट और रिच हों, आपका हस्बैंड कितना भी कमाता हो, बट हर लेडी को कुछ ना कुछ खुद का करना ही करना चाहिए। मैम, आप अग्री करते हैं या नहीं करते इस बात से? बिल्कुल बिल्कुल मैम, बिल्कुल करना चाहिए। बिल्कुल। आप अपना महीने का 10,000 ही कमा रहे हो तो भी वो आपका है। जरूरी नहीं है कि आप जो हम कहें वही करें या आप अपना बिजनेस ही करें। आप कुछ भी करिए, जो आपको पसंद हो वो करो, बट करो। और अपनी छोटी सी अर्निंग से भी जब आप कमाएंगे तो पता चलेगा कि कितनी खुशी होती उसकी है कि खुशी हाँ ही ये अलग मेरा होती है। अपना बिल्कुल, उसकी खुशी ही अलग होती है ना? वो होता है ना कि जैसे अपने पास कितने भी अच्छे अच्छे पुराने कपड़े रखे हों, लेकिन जो नया ड्रेस अगर आप 200 का भी वो लेके आओगे ना, नया टॉप, तो वो पहनने की इच्छा करती है, चाहे वो पुराने कितने भी आपके पास कॉस्टली कपड़े रखे हों, सुंदर सुंदर कपड़े रखे हो, पर वो नया कपड़ा पहनने की इच्छा करती है ना। उसी तरीके से अगर आपके पास कितने भी पैसे हों, लेकिन जो खुद के कमाए हुए वो 5,000 रुपए भी है ना, वो आपको बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो हमारी कोशिश यही रहती है कि हर लेडी को, और खुद का काम करना का भी एक काम अलग रहता है। एक तो आप किसी के अंडर में जॉब करते हो, जॉब करते हैं तो क्या रहता है, रूटीन से आना है, रूटीन से जाना है, जो वो बोलोगे वो आपको करना है, यू हैव टू फॉलो द इंस्ट्रक्शंस, है ना? लेकिन जब आप खुद का काम मैम, करते हो, शालू हमारे साथ अभी कैमरे पर भी हैं। मैं बताना चाहूँगी ये अपना ऑनलाइन बिजनेस करती हैं गारमेंट्स वगैरह का, लेकिन अरे अभी वाह, इनका बड़ा नहीं है और शायद ये बोलने में अभी झिझक रही है, इसलिए मैं इनकी तरफ से बताना चाहूँगी। और मैं शालू से मैं पूरा उम्मीद रखती हूँ कि जो ये बड़ी साइट्स हैं इन पे रजिस्ट्रेशन करके आप अपने वर्क को ज़रूर एक्सटेंड करें। अभी ये शालू, क्या बात है? शाम माइक ऑन करके एक बार मैम को बताइए आप कि किस तरह का काम करते हैं, ताकि मैम भी आपको गाइड करेंगी फिर। बताइए बेटा। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। मैम मैं ऑनलाइन गारमेंट्स है ना उनका करती कौन सी साइट पे करते हो बेटा? हूँ, मीशो ऐप है ना उनके थ्रू। वेरी गुड। मीशो तो बहुत ही अच्छा ऐप है। मीशो मैं 3 साल पहले मैंने करना शुरू किया था। लोगों को तो खैर अब पता पड़ने लगा है मीशो के बारे में। हम 3-4 साल पहले मीशो बिजनेस स्टार्ट किया था हम लोगों ने भी। और लेकिन क्योंकि मुझे क्या मजा आता है ट्रायल करने में, लेकिन मुझे टाइम कम मिलता है मेरे खुद के ऑफिस से, इस वजह से मैं नहीं कर पाती हूँ। लेकिन मेरी सिस्टर करती है मीशो से काम। और कौन सी साइट्स पे है बेटा? अभी तक मीशो पे ही है मैम। तो कब से ऑनलाइन शुरू किया है आपने? अभी 2 मंथ ही पर। आ रहे हैं ऑर्डर्स? अभी नहीं आ रहे, स्टार्टिंग में आए थे, अब नहीं आ रहे। वो तो बेटा फेज होता है हर बिजनेस के अंदर, यही तो एक बात होती है कि कभी बिजनेस बहुत अच्छे से रन करता है, कभी थोड़ा सा कम हो जाता है ना? और इसीलिए जिनको सिक्योरिटी पसंद है वो जॉब करना पसंद करते हैं, जिससे कि भाई आपको मंथली एक श्योरिटी हो जाती है कि इतना अमाउंट आपके पास आएगा ही आएगा। लेकिन बिजनेस इज ऑलवेज फुल ऑफ रिस्क, है ना? आप कभी भी ऐसी श्योरिटी नहीं दे सकते हो कि आज इतना पैसा अपन कमा ही लेंगे, महीने में इतना सेव कर ही लेंगे। तो वो ठीक है, लेकिन आपको हमेशा ट्रायल तो करने ही पड़ते हैं लाइफ के अंदर, रिस्क लेनी ही पड़ती है लाइफ के अंदर कि सक्सेसफुल बनोगे। आपने अपना एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है क्या? पानी मंगवा दो प्लीज। यस मैम, ग्रुप व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा बनाया है जिसके है। ऊपर आप शेयर करते हो कैटलॉग्स, है ना? यस तो चलिए ठीक है। चलिए हम शुरू करते हैं आज का टॉपिक, एमएसएमई में किस तरीके से रजिस्ट्रेशन करवाया जाए और कौन कौन से बेनिफिट्स हैं जो हमें मिलते हैं एमएसएमई के थ्रू, जो कि हमें देती है इंडियन गवर्नमेंट, और कौन कौन से बेनिफिट्स और किस तरह से हम उस स्कीम का फायदा उठा सकते हैं। तो सबसे पहले तो आप मुझे बताइए फुल फॉर्म ऑफ एमएसएमई किसी को पता है? नो मैम। और किसी बच्चे को पता है एमएसएमई का फुल फॉर्म? नो मैम। बेटा केवल ये 2 ही जने कैसे आंसर्स देते हैं, बाकी सब बच्चे क्या कैमरा मतलब लॉग इन करके इधर उधर भाग गए? हाँ, एक बार शक्ल दिखा दो सब लोग अपनी, फिर वापस बंद कर लेना।
चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं। अच्छा, आप लोग थोड़ा बहुत लिख भी लीजिए, क्योंकि हो सकता है कि आपका एक एमसीक्यू टेस्ट भी हो 5 to 6 क्वेश्चंस का। ऐसी जो भी मैं आपको बता रही हूँ उसके बारे में, तो जो भी आपको लगता है इम्पोर्टेंट है प्लीज नोट डाउन, थोड़ा बहुत छोटा मोटा जो भी आपको लगता है इम्पोर्टेंट, ठीक है? क्योंकि मैं बहुत सारी चीजें बताने वाली हूँ, उसमें से हो सकता है आपका कुछ एमसीक्यू में आ जाए। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं एमएसएमई की। तो एमएसएमई का फुल फॉर्म होता है माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, MSME. M is for micro, small and medium enterprises. आप लोगों ने फर्स्ट टाइम जूम मीटिंग अटेंड करी है? हाँ बेटा, ये सारी क्लासेस वर्चुअल हो रही हैं? बताइए। बोलिए बोलिए भाई, ये तो कोई कठिन बेटा क्वेश्चन हाँ, नहीं ये है। इतना साइलेंट घर पे भी ऐसे बात करते हैं क्या, या करते ही नहीं है बात? ये मैम पूछ रहे हैं, पहले भी ऑनलाइन ज्वाइन कर चुके हैं या फर्स्ट टाइम आप कर रहे हैं? सभी के आंसर्स आने चाहिए इसके लिए। तो किसी के कोई आंसर्स ही नहीं आ रहे हैं। हाँ बेटा, ली है पहले? तो फिर किसी के जवाब क्यों नहीं आ रहे? ऑनलाइन क्लासेस का मतलब ये थोड़ी ना होता है कि आप लोग बस केवल सुनते रहो सुनते रहो, तो फिर आप तभी तो बोर हो जाओगे। आप लोग अगर केवल सुनोगे तो बोर हो जाओगे। आपको इंटरेस्ट तो तभी आएगा ना जब आप थोड़ा सा मुझसे बात करोगे, कुछ मुझसे क्वेश्चंस पूछोगे, कुछ मेरी बातों का जवाब दोगे, तो मुझे भी मजा आएगा और आप लोगों को कुछ सीखने को भी मिलेगा। ये ट्रेनिंग आप लोगों को सिखाने के लिए की जा रही है, कोई कोर्स का आपका मटेरियल नहीं है ये, है ना? इसलिए आप इसको पढ़ाई की जैसे मत लो ना, जस्ट हम बात कर रहे हैं, मुझसे आप बात करिए, अपने क्वेश्चंस पूछिए। चलिए, एमएसएमई का मतलब होता है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। और वैसे तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बहुत सारी कोशिशें करती रहती है, रोज रोज नई स्कीम्स लेके आती है हर साल। लेकिन ये जो लेटेस्ट एक्ट है ये 2006 के अंदर बनाया गया था, उसके बाद इसका कोई अपडेट नहीं आया। तो एमएसएमई एक्ट 2006 कहलाता है ये। और आजकल क्योंकि ऑनलाइन का जमाना है, सब कुछ डिजिटल हो गया है, तो इसके बारे में सारी जो जानकारी है वो भी आप वेबसाइट पे देख सकते हैं। इसकी एक वेबसाइट बनी हुई है msme.gov.in। जिस भी साइट के पीछे .gov.in लगा हुआ होता है मतलब वो ऑथराइज्ड गवर्नमेंट की साइट है ना? क्योंकि हर ऐसे तो क्या है कि आजकल रोज कोई भी कैसी भी साइट बना देता है, लेकिन हर किसी साइट के ऊपर सही इंफॉर्मेशन नहीं होती है। तो आप प्लीज जब भी कोई डिपार्टमेंटल काम हो या कोई भी टेक्निकल काम हो, तो आप लोग हर किसी साइट के ऊपर ट्रस्ट ना करें, और जो कि केवल ऑथराइज्ड गवर्नमेंट साइट्स हैं उन्हीं के ऊपर ही विश्वास करें। तो इसकी जो साइट है वो है msme.gov.in, ठीक है? तो अब बात आती है कि एमएसएमई है क्या, क्यों बनाया गया है एमएसएमई एक्ट? कोई बताएगा मुझे एमएसएमई एक्ट क्यों बनाया गया है? हिंदी में बताओ, जैसा समझ में आता है वैसा बताओ। कोई जरूरी नहीं है कि आप लोग सही आंसर्स देंगे, गलत भी होंगे, तभी तो मैं बैठी हूँ आपको सही करने के लिए। हाँ जी, एमएसएमई एक्ट क्यों बनाया गया है, किसी को पता है? नो मैम, नहीं कोई पता? आइडिया? कुछ आइडिया जब मैं अगर आपको कोई बोल रही हूँ। स्टार्टअप करे तो हम लोन वगैरह मिल जाए इसलिए। बिल्कुल। और बताइए, बताओ, थोड़ा अच्छा लग रहा है?
जैसा आता है, जो आता है वो बता स्मॉल स्केल बिजनेसेस को मतलब स्टार्टअप करने के लिए। प्रमोट करने के लिए, है ना। और देखिए ऐसा है कि कभी ऐसा होता है कि कोई भी कंट्री डेवलप कर पाए जब तक कि कुछ उसमें नया इनोवेशन ही ना हो, या जो पिछले 50 साल से जो बिजनेस कर रहे हैं केवल वही बिजनेस करते रहे, कोई नया इंसान बिजनेस ही ना करे। ऐसा तो नहीं होता ना। हर बिजनेस को, हर कंट्री को प्रमोट होने के लिए, डेवलप होने के लिए नए नए तरीके के बिजनेस आइडियाज चाहिए, नए नए तरीके के। अब जैसे जो पहले हमारी जरूरतें थी या जो पहले हमारी लग्जरीज थी, वो आजकल के जमाने में हमारी क्या बन गई है, जरूरतें बन गई है। हम सोच सकते हैं बिना मोबाइल के जिंदगी, पहले हुआ करता था क्या मोबाइल? पहले घर में एक लैंडलाइन हुआ करता था, और कई बार तो पूरे मोहल्ले में एक लैंडलाइन हुआ करता था, है ना। और हम लोग सब लोग जाके उस पड़ोसी का नंबर देते थे, फिर अगर किसी को कॉल करना होता था तो उस पड़ोसी के यहाँ पे फोन करता था, और फिर हम लोग सब लोग जाके उसी के यहाँ कॉल अटेंड करना होता था। मैं जॉइंट फैमिली में थी बचपन में, तो मेरे चाचा, मेरे ताऊजी और हम सब लोग एक ही घर में रहते थे। तो केवल हमारे ताऊजी के यहाँ पे ही लैंडलाइन लगा हुआ था। तो अगर मेरे नाना के यहाँ से कॉल आता था या कहीं से कॉल आता था, तो वो मेरे ताऊजी के यहाँ कॉल करते थे, फिर ताऊजी हमें बुलाते थे और हम लोग उनके पास जाके बात करके आते थे। और आजकल का जमाना है कि घर में इंसानों से ज्यादा मोबाइल है, मतलब अगर हम 4 जने हैं तो हमारे घर में 6-7 मोबाइल होंगे। तो दिस इज हाउ फास्ट लाइफ इज चेंजिंग, ठीक है। तो जो पहले हमारे लिए लग्जरी हुआ करती थी, वो आजकल की हमारी जरूरतें बनती जा रही है। तो जब जरूरतें हमारी इतनी बढ़ रही हैं, तो फिर जरूरतें पूरी करने वाली इंडस्ट्रीज भी तो बढ़नी ही चाहिए ना, वरना जरूरतें पूरी कैसे होंगी, ठीक है। तो उन जरूरतों को पूरा करने के लिए, और जो छोटे छोटे नए जैसे सब लोग पढ़ाई में इतने अच्छे नहीं होते, या फिर कुछ लोगों का दिमाग पढ़ाई से ज्यादा प्रैक्टिकल चीजों में लगता है ना। तो वो लोग क्या करना चाहते हैं, अपना बिजनेस करना चाहते हैं, या फिर कोई सब लोग किसी के अंडर में काम करना पसंद नहीं करते। तो वो लोग चाहते हैं कि हमारा खुद का एक बिजनेस हो, चाहे छोटा सा हो, पर हमारा एक बिजनेस हो। देखो बिजनेस बड़ा होने में टाइम नहीं लगता है, केवल सोच का फर्क है ना। तो छोटे से ही स्टार्ट करता है हर इंसान, कोई शुरू से बड़ा नहीं करता है। तो उन छोटे छोटे लोगों को, उन छोटे छोटे सपनों को, उन छोटी छोटी बातों को पूरा करने के लिए गवर्नमेंट ने एक इनिशिएटिव लिया है कि हम क्यों ना इन छोटे छोटे, चाहे उनके पास हो सकता है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ना हो, पैसे की कमी हो, कई बार टेक्नोलॉजी की कमी होती है, कई बार नॉलेज की कमी होती है, कई बार लोगों को पता ही नहीं होता है कि उनको क्या करना चाहिए। पैसा भी है और सब कुछ है, लेकिन हमें पता ही नहीं है कि हमारे गवर्नमेंट ने क्या क्या स्कीम्स निकाल रखी है जिसका हम फायदा उठा सकते हैं, या और कौन कौन सी नई चीजें हैं जिसमें, जैसे पुराना बिजनेस, गारमेंट्स का बिजनेस, या फिर किराना का बिजनेस, या फिर जो भी चल रहे हैं मार्केट के अंदर, ये सब क्या हो गए हैं, ट्रेडिशनल बिजनेसेस हो गए हैं एकदम, मतलब जो हमेशा से होते आए हैं। कुछ नयापन नहीं है ना इनमें। लेकिन अगर आपको कुछ नया करना है, जैसे अभी कोरोना काल में क्या चल रहा था नया बिजनेस, मास्क, सैनिटाइजर। है ना, मास्क एंड सैनिटाइजर। 1 साल पहले कोई जानता था मास्क और सैनिटाइजर क्या होता है? नो मैम। नो मैम। है ना। मैम और उन्होंने उस 1 साल में इतना कमा लिया जो इन्होंने पुश्तों में नहीं कमाया होगा, जो पुराने बिजनेसेस से, है ना। यस मैम। अब तो ठीक है ना। जहाँ देखो रोड पे वगैरह पे हाँ सैनिटाइजर, मास्क बिल, वगैरह सब जगह मिलते बिल्कुल। रहते अपने खुद ने अपन इतनी इम्पोर्टेंस इसकी हो गई है लाइफ के अंदर, कि जो 1 साल पहले जिसका नामो निशान नहीं था, सब जगह वही वो है ना। तो आप देखो इतनी फास्ट चेंजिंग लाइफ में अभी सब लोगों ने अपने पुराने बिजनेस छोड़ के, एवरीबडी इज मेकिंग मास्क, क्योंकि सैनिटाइजर तो हर कोई बना नहीं सकता, लेकिन मास्क तो इजीली बन जाते हैं ना। तो हाउस वाइफ्स भी घर में बैठ के मास्क बना रही हैं, उनके लिए बिजनेस हो गया, अपने लिए सहूलियत हो गई, है ना। तो ऐसे ही जब कोई भी प्रॉब्लम आती है तो वो नए आइडियाज को जनरेट करती है, और उन नए आइडियाज को
फैसिलिटेट करने के लिए, उनकी हेल्प करने के लिए गवर्नमेंट ने इस एक्ट को लेके आया है, वो है एमएसएमई एक्ट। और इसके जरिए हम लोग अपने छोटे बिजनेस को बड़ा करने में हेल्प ले सकते हैं। अब बात हुई कि एमएसएमई में जैसे हमने बताया 3 तरीके के होते हैं, माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम। 3 साइज ऑफ बिजनेस बताए हैं। अब ये तीनों साइज क्या होते हैं? किसी को अगर 5 लाख रुपए लगा के बिजनेस करना है, 50,000 रुपए लगा के बिजनेस करना है ना? कुछ भी करना है, तो कोई भी ऐसा बिजनेस जिसकी प्लांट एंड मशीनरी यानी जो हमारे फिक्स असेट्स हैं, उसके अंदर अगर 1 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट किया गया है, तो वो कहलाता है माइक्रो स्केल बिजनेस। वो माइक्रो इंडस्ट्री में आता है, जिसमें भी 1 करोड़ से कम का इन्वेस्टमेंट होता है, वो माइक्रो इंडस्ट्री के अंदर आता है। जिसमें भी 1 करोड़ से ज्यादा लेकिन 10 करोड़ से कम की लागत लगती है, वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के अंदर आता है। और 10 करोड़ से ज्यादा और 50 करोड़ से कम इन्वेस्टमेंट या लागत अगर आपकी आती है, तो वो मीडियम स्केल इंडस्ट्री में आता है। तो मैंने 3 आपको बताए, माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम। माइक्रो होता है जिसमें 1 करोड़ से कम का इन्वेस्टमेंट मतलब आपको प्लांट, मशीनरी, लैंड, बिल्डिंग, जो भी आपके बिजनेस के अंदर उसको स्टार्ट करने के लिए जरूरत है इन्वेस्टमेंट, तो अगर 1 करोड़ से कम है तो वो है माइक्रो, 1 करोड़ से ज्यादा और 10 करोड़ से कम है तो वो है स्मॉल, और 10 करोड़ से ज्यादा लेकिन 50 करोड़ से कम है तो वो क्या कहलाते हैं? मीडियम स्केल एंटरप्राइजेस। 50 करोड़ से ऊपर होते ही वो क्या हो जाते हैं? लार्ज स्केल बिजनेस। लेकिन हम लार्ज स्केल बिजनेस की बात अभी नहीं कर रहे हैं, हम केवल माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम स्केल बिजनेस की बात कर रहे हैं। ये तो बात हुई इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से कि हमने कितना इन्वेस्टमेंट किया अपने बिजनेस के अंदर। बिजनेस करने के बाद उसकी जो भी प्रोडक्ट अपन बनाते हैं उसको सेल करते हैं। वो जो सेल करते हैं वो क्या कहलाता है? टर्नओवर। जो भी प्रोडक्ट हम बनाते हैं, जिसको हम सेल करते हैं, वो क्या कहलाता है? टर्नओवर। तो टर्नओवर के आधार पे अगर हम देखेंगे तो 5 करोड़ से नीचे वाले टर्नओवर को हम माइक्रो इंडस्ट्रीज में मानते हैं। 5 करोड़ से 50 करोड़ तक को हम लोग स्मॉल के अंदर मानते हैं, और 50 से 250 करोड़ के अंदर 250 करोड़ के टर्नओवर तक को भी हम लोग मीडियम स्केल इंडस्ट्री मानते हैं। मतलब 5 करोड़, 50 करोड़ और 250 करोड़ का टर्नओवर तक हम लोग किसमें कवर्ड है? एमएसएमई एक्ट के अंदर कवर्ड है। और एमएसएमई एक्ट में कवर्ड होने के बहुत सारे एडवांटेजेस हैं, बहुत सारे बेनिफिट्स हैं जो कि गवर्नमेंट ने हमें दिए हैं, वो हम आगे बात करेंगे। अब बात करते हैं कि चलो कवर्ड तो है, पर क्या हम केवल और केवल मैन्युफैक्चरिंग ही करें या हम लोग सर्विस सेक्टर को भी इसमें इंक्लूड करेंगे? सर्विस सेक्टर से क्या मतलब है बच्चों, बताएंगे जरा? सर्विस सेक्टर से क्या मतलब है बच्चों, बताएंगे आप लोग जरा मुझे? नहीं पता किसी को? देखो, एक तो होता है गुड्स को खरीदना और बेचना, है ना? लेकिन मैं क्या कर रही हूँ, मैं या फिर कोई डॉक्टर या फिर कोई लॉयर गुड्स बेचता है क्या? नहीं बेचता ना। क्या बेचते हैं हम लोग? अपनी सर्विसेज। हम लोग हमारी सर्विसेज सामने वाले को देते हैं और उसके बदले में हम लोग उनसे पैसे या फी लेते हैं। तो वी आर नॉट सेलिंग एनी गुड्स बट वी आर सेलिंग आवर सर्विसेज। तो जो भी लॉयर्स हैं, आर्किटेक्ट्स हैं, या चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, या डॉक्टर्स हैं, उन लोगों को भी तो हो सकता है ना कि भाई हमें नया बिजनेस शुरू करना है, मुझे बड़ी बिल्डिंग बनानी है, मुझे बड़ा हॉस्पिटल खोलना है, या फिर जो टीचर्स हैं, स्कूल्स भी सर्विस सेक्टर के अंदर आते हैं। क्यों? क्योंकि इन्हें पढ़ाई करवानी होती है, तो इनको भी नई बिल्डिंग चाहिए होती है, नया सब कुछ चाहिए होता है। तो
ये सब लोग भी MSME में कवर्ड होते हैं, क्योंकि MSME में जरूरी नहीं है कि आप केवल और केवल हाँ जी, एम आई ऑडिबल? सुनाई आ रहा है सबको? यस मैम। ठीक है बेटा, मेरा लॉग आउट हो गया था इसलिए। हाँ जी, तो मैं आपको बता रही थी कि जरूरी नहीं है कि केवल गुड्स की खरीद और बेच ही हम लोग करें, बट हम लोग सर्विस सेक्टर के लिए भी इसके अंदर रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। दूसरी बात ये है कि क्या रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी है? कोई जवाब देगा? Yes, ma'am. बेटा, MSME के अंदर रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी नहीं है, लेकिन अगर आप करवाते हैं तो आपको उसके बेनिफिट्स बहुत सारे हैं। तो अगर, लेकिन उन बेनिफिट्स का फायदा आपको जब भी मिलेगा जब आपने उसके अंदर रजिस्ट्रेशन करवाया है, लेकिन कंपल्शन नहीं है। आपकी इच्छा हो तो करवाओ। अगर आपको लगता है कि आपके पास इतने पैसे हैं, आपके पास इनफ सोर्सेज हैं, आपको जरूरत नहीं है गवर्नमेंट के सपोर्ट की, ठीक है, मत करवाओ, कर लो अपने हिसाब से, कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर आपको MSME के बेनिफिट्स उठाने हैं तो फिर आपको उसके लिए रजिस्ट्रेशन की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो पहली बात तो क्या हो गई कि रजिस्ट्रेशन कंपल्सरी नहीं है, लेकिन करवाओगे तो वो प्रेफरेबल है, यानी फायदेमंद है आपके लिए। अब कहाँ करवाएं रजिस्ट्रेशन? दूसरी बात क्या आती है, रजिस्ट्रेशन तो करवाना है पर कहाँ करवाएं? रजिस्ट्रेशन होता है, वैसे तो आजकल सब कुछ ऑनलाइन हो गया है, तो जो मैंने आपको साइट बताई msme.gov.in, उस पे होता है रजिस्ट्रेशन। जैसे आजकल हर इंसान का आधार कार्ड होता है, सबके आधार कार्ड बने हुए हैं। हाँ यस जी, मैम। पूछ रही हूँ, यस बने हुए हैं मैम। ना सबके आधार कार्ड? उसी तरीके से बिजनेस का भी आधार कार्ड बनता है। आपको पता है ये बात? Yes, आजकल ma'am. है ना बेटा, उद्योग आधार जिसका नाम दिया गया है, उद्योग आधार। आजकल बिजनेस के भी आधार कार्ड बनने लगे हैं, जिसके अंदर पता होता है कि भाई इस बिजनेस को ये आदमी, ये प्रोपराइटर है, ये इसको रन कर रहा है और वो किस तरीके का बिजनेस कर रहा है और कहाँ पे वो बिजनेस है, स्थित है। तो उद्योग आधार का रजिस्ट्रेशन होता है, ऑनलाइन होता है। ऑनलाइन होने के लिए आपको पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है और उसके बाद उसका अप्रूवल आता है, जो भी डिस्ट्रिक्ट या जहाँ भी हम लोग रहते हैं, जो भी डिस्ट्रिक्ट लगती है, वहाँ के DIC सेंटर से। DIC सेंटर यानी डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रीज सेंटर, जिसको हम लोग हिंदी भाषा में जिला उद्योग केंद्र कहते हैं। आप लोगों को पता है जिला उद्योग केंद्र कहाँ है कोटा का? हाँ जी बेटा, नहीं पता? आप लोगों का काम नहीं पड़ा ना कभी? कोई बात नहीं, हमारा रोज का काम है इसलिए हमें पता है। जिला उद्योग केंद्र में जाके जैसे हम लोग ऑनलाइन एप्लीकेशन करेंगे, तो ये जो पोर्टल है वो क्या है, ऑल ओवर इंडिया का है, लेकिन ऑल ओवर इंडिया से इसकी प्रोसेसिंग नहीं होती है। तो जिस जिस डिस्ट्रिक्ट से ये MSME रजिस्ट्रेशन आता है, तो वो डिस्ट्रिक्ट सेंटर्स को अलॉट हो जाता है और डिस्ट्रिक्ट वाले आके फिजिकल वेरिफिकेशन करते हैं। क्यों? क्योंकि कई बार लोग बाग झूठी मूठी में भी अपने पर्सनल एक्सपेंसेस को पूरा करने के लिए भी गवर्नमेंट से लोन लेना चाहते हैं, तो वो आके फिजिकली वेरीफाई करते हैं कि भाई एक्चुअली तो आप बिजनेस तो कर रहे हैं ना, आपने जो जगह डाली है वो सही है ना, आपने प्लांट एंड मशीनरी लगाया है ना। तो ये जो भी अपनी तसल्ली करनी होती है वो करते हैं और उसके बाद वो अप्रूवल देते हैं। तो शुरुआत के अंदर तो जब वो अप्रूवल देते हैं तो वो प्रोविजनल बेसिस के ऊपर होता है, क्योंकि कई बार बिजनेस स्टार्ट तो हम करना चाहते हैं पर कुछ टेक्निकल वजह से या मान लो कोविड की वजह से या किसी भी वजह से हम लोग बिजनेस स्टार्ट नहीं कर पाते हैं।
तो जो वो प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन होता है वो 5 साल के लिए एप्लीकेबल होता है। उस टाइम तक अगर आपने अपना बिजनेस स्टार्ट कर लिया तो वो परमानेंट हो जाता है, और अगर आप बिजनेस स्टार्ट नहीं कर पाए उस 5 साल के अंदर तो फिर वो रद्द हो जाता है, आपको दोबारा से अप्लाई करना पड़ता है। तो ये बात हुई कि हम कहाँ पे रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं फाइनली, ठीक है। अब बात हम करते हैं कि क्यों करवाना है रजिस्ट्रेशन। हाँ जी, क्यों करवाना है रजिस्ट्रेशन, क्या क्या बेनिफिट्स देती है गवर्नमेंट एमएसएमई में, जो भी रजिस्टर्ड कंपनीज हैं, जो रजिस्टर्ड इंडस्ट्रीज हैं, उनके क्या क्या बेनिफिट्स जो हैं वो गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड किए जाते हैं। तो बहुत सारे हैं वैसे तो, लेकिन आपके समझने के लिए बहुत ही छोटे मोटे और इजी टू अंडरस्टैंड बेनिफिट्स मैं आपको समझाऊंगी। पहला तो है कि आप लोगों को लोन मिल जाता है गवर्नमेंट की तरफ से। जैसे ही हम लोग लोन के लिए अप्लाई करते हैं हमारे बिजनेस के लिए, तो अगर आपकी जो इंडस्ट्री है वो एमएसएमई में रजिस्टर्ड है तो गवर्नमेंट के द्वारा आपको प्रेफरेंस दिया जाता है। अच्छा, एमएसएमई के अंदर भी क्या होता है कि बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट बोर्ड्स बने हुए हैं, एक ही तरीके की स्कीम्स नहीं है, बहुत वैरायटी ऑफ स्कीम्स हैं। जिस भी स्कीम में आप चाहें उसमें बिजनेस कर सकते हैं, और अगर आपके पास अपना खुद का कोई नया आइडिया है तो उसके लिए भी आप डीआईसी को अप्रोच कर सकते हैं, ठीक है। तो वैसे तो गवर्नमेंट ने स्कीम्स बताई हुई है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि उन्हीं स्कीम्स में से आप लेंगे। कुछ आप अपने दिमाग का भी, अगर कुछ आपको एक्स्ट्रा काम करना है दिमाग से भी, तो भी आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, बशर्ते ये छोटी मोटी चीजें हैं कि भाई आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो 1 करोड़ से कम हो, या जो आपकी एम्प्लॉइज जो आपके अंडर में काम कर रहे हैं वो 50 से कम हो। ऐसे करके उसमें थोड़े बहुत कंडीशंस हैं जो कि आपको पूरे करने हैं। उसके लिए फिर आप रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर दें। अब रजिस्ट्रेशन तो हो गया, लेकिन रजिस्ट्रेशन होने का मतलब ये नहीं है कि आपका लोन भी पास हो गया। लोन पास करने के लिए अलग फॉर्मेलिटीज होती है जो अभी हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले आप ये समझ लीजिए कि बेनिफिट्स क्या हैं एमएसएमई में रजिस्ट्रेशन करवाने के। तो एमएसएमई में रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए पहली बात तो ये है कि आपको लोन के अंदर सब्सिडी मिलती है। जो भी लोन, मतलब मानिए आप लोगों को 10 लाख रुपए चाहिए अपना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, उस 10 लाख रुपए में से आपको अपने पास से केवल 10% से लेके 25% तक पैसा लगाना होता है। और उसके अलावा पूरा, जैसे अगर आपने 10% लगाया तो 90% तक आपको लोन मिल जाएगा। अगर आपने 25% लगाया तो आपको 75% तक का लोन सरकार से या गवर्नमेंट से या बैंक से, जिससे वो लोग बताएंगे उससे मिल जाएगा। अब बात यह है कि 10% कौन लगाएगा और 25% कौन लगाएगा। तो इंडिया में कास्टिज्म है ना। तो जनरल, एससी, एसटी एंड ओबीसी 3 क्लासेस हैं। तो अगर एससी, एसटी एंड ओबीसी हैं तो अगर वो 10% लागत खुद के पास से लगाएंगे तो 90% लोन उनको बैंक से मिल जाएगा। और अगर कोई जनरल कैटेगरी का है तो 25% पैसा उसको खुद के पास से लगाना पड़ेगा, और 75% पैसा जो है उसको गवर्नमेंट से मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आई सबको? यस मैम। ठीक है बेटा, ओके ओके बेटा, अच्छा लगा, आप लोग जवाब तो देंगे कम से कम, ठीक है। तो बात ये हुई। उसके बाद आपको बेनिफिट्स क्या मिले, पहला तो गवर्नमेंट की तरफ से सब्सिडी मिल रही है। गवर्नमेंट की तरफ से इसमें सब्सिडी, ये तो हुई लोन। लोन में भी ब्याज की सब्सिडी मिलती है। जैसे अगर आपसे कोई भी बैंक 10% ब्याज ले रहा है लोन का, तो ब्याज की माफी भी मिलती है 3 या 4% से सरकार की तरफ से, जो कि आपके बैंक के खाते में आती है और सीधा आपका लोन खत्म हो जाता है उस अमाउंट से। तो एक तो आपको लो कॉस्ट ऑफ इंटरेस्ट, कम ब्याज की दरों के ऊपर आपको लोन अवेलेबल हो जाता है। एमएसएमई में रजिस्ट्रेशन के बाद जो एक्साइज ड्यूटी लगती है, एक्साइज ड्यूटी पता है किसी को क्या होता है? भाई इनकम टैक्स तो पता होगा, जो इनकम के ऊपर लगता है ना।
एक्साइज ड्यूटी पता है किसी को? No. No, ma'am. नहीं पता है ना? ड्यूटी लगती है प्रोडक्शन के ऊपर, मतलब अगर कोई भी चीज हम बनाते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, जैसे कि आपने मोबाइल बनाया या आपने फर्नीचर बनाया या आपने पेन बनाया, कुछ भी बनाया, तो किसी भी चीज का उत्पादन के ऊपर वो उत्पादन शुल्क है। एक्साइज ड्यूटी मीन्स उत्पादन शुल्क। मेरी हिंदी थोड़ी सी टेक्निकल टर्म्स में खराब है, वैसे अच्छी है पर टेक्निकल टर्म्स में नहीं है। तो एक्साइज ड्यूटी मीन्स उत्पादन शुल्क। सॉरी बेटा, मेरा तो मेरे कॉल्स आते रहते हैं बीच बीच में और डिस्टर्बेंस होता रहता है। तो उत्पादन शुल्क के अंदर भी हमारे को शुरुआत के सालों में, अगर जैसे स्टार्टअप इंडिया का कॉन्सेप्ट मोदी जी ने स्टार्ट किया है ना, तो स्टार्टअप मान लीजिए, चाहे एमएसएमई में रजिस्ट्रेशन मत मान लीजिए, शुरुआत के कुछ सालों में या फिर 1 करोड़ से कम अगर आपका बिजनेस है, तो उसमें एक्साइज ड्यूटी से पूरी तरीके से छूट होती है, कोई भी उत्पादन शुल्क आपको नहीं देना, ठीक है। और उसके बाद 1 करोड़ से लेके 3 करोड़ तक के अंदर जो है वो कंसेशनल रेट पे, मतलब जो भी चालू दर चल रही होती है उससे कंसेशनल रेट के ऊपर आपको एक्साइज ड्यूटी देनी होती है। तो एक तो ये बेनिफिट हो गया। दूसरा, जो बिजली का बिल है उसका भी जो रेट होता है वो कम होता है। जैसे अपने यहाँ 2 तरीके के रेट्स होते हैं ना, एक तो घर के लिए रेट्स अलग होते हैं और बिजनेस के लिए रेट्स अलग होते हैं। कॉमर्शियल कनेक्शन के रेट्स अलग होते हैं बिजली के। तो इसी तरीके से जब एमएसएमई के लिए भी हम लोग बिजली का कनेक्शन लेते हैं, तो उसमें भी कम रेट से आपका बिजली का बिल आता है, तो उसमें भी गवर्नमेंट आपको हेल्प करती है। उसके बाद है कि कई बार गवर्नमेंट ऐसे प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करती है जिससे कि जैसे प्राइस प्रोटेक्शन वाली एक बात होती है, प्राइस प्रोटेक्शन, या खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज होती हैं, या फिर जो सूत से जो बनाते हैं, सूत पता है आपको, जो नारियल के छिलके का जो बनता है रस्सी, या उसके जो मटेरियल बनते हैं, या जो भी हैंडीक्राफ्ट आइटम है जो कि बहुत पॉपुलर नहीं होते हैं, लेकिन हैंडीक्राफ्ट आइटम, खादी आइटम, मतलब स्वदेशी चीजों के प्रमोशन के हिसाब से गवर्नमेंट ऐसी स्कीम्स लाती हैं और उसके लिए अलग अलग एग्जीबिशंस भी प्रोवाइड करवाती है, जिससे कि लोग बाग उन्हें खरीद सके। क्योंकि भाई सबको पता नहीं है ना कहाँ जाके अपना प्रोडक्ट को सेल करना है, मार्केट करना है। तो गवर्नमेंट ऐसे इनिशिएटिव्स भी लेती है, ऐसे प्रोग्राम्स और ऐसे एग्जीबिशंस लगवाती हैं जहाँ से आपके बिजनेस को प्रमोशन भी मिलता है और लोगों को हम सेल भी कर सकते हैं। अब देखिए ऐसा है कि बहुत सारे इसके अंदर स्कीम्स हैं, गवर्नमेंट के द्वारा बहुत सारी स्कीम्स हैं जिसके अंदर आपको तरह तरीके के बेनिफिट्स मिलेंगे एमएसएमई के अंदर। अब ये डिसाइड आपको करना है कि उस कौन सी स्कीम है जिसके अंदर आप करना चाहते हो। भाई वहां तो 50 स्कीम्स हैं, आप ये कर लो, आप ये कर लो, पर आपको क्या करना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। इसके लिए जो है गवर्नमेंट ने जो छोटे छोटे एनजीओज यानी नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ये जो संस्थाएं होती है ना छोटी छोटी, जो कि गवर्नमेंट के थ्रू इनको, जैसे मैम की है ना संस्थान, आर के संस्थान, वैसे ही जैसे मैम अभी आप लोगों को ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रही है, वैसे ही किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के ऊपर गवर्नमेंट जो है वो ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाती है ऐसे एनजीओज के द्वारा, जो कि आपकी स्किल डेवलपमेंट के काम आते हैं। तो 15 दिन की या महीने भर की छोटी छोटी ट्रेनिंग्स होती हैं, आपकी कन्वीनियंस के हिसाब से, आपके पसंद के हिसाब से आप लोग वो ट्रेनिंग्स अटेंड करके अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं। तो गवर्नमेंट इस तरीके से आपको फायदा करती है, आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाएगी, फिर आपको जब आपने चूज कर लिया कि भाई हमें ये बिजनेस करना है, उसके बाद आपको इन्वेस्टमेंट के लिए आपको बैंक से लोन दिलवाएगी, आपकी इंटरेस्ट रेट जो ब्याज
जो लोन पे ब्याज लगता है गवर्नमेंट बैंक से, उसकी रेट्स कम हो जाएंगी। फिर आपको जो है लाइट का, बिजली का बिल भी आपका कम आएगा। उसके अलावा आपके आपके जो उत्पादन शुल्क आपके ऊपर एप्लीकेबल होता है वो भी आपके ऊपर नहीं लगेगा। और एक जो होता है इनकम टैक्स, वैसे दो ही तरीके के टैक्स ज्यादातर लगते हैं, 2-3 तरीके के। एक तो प्रोडक्शन शुल्क जिसको हम बोलते हैं एक्साइज ड्यूटी, दूसरा है इनकम टैक्स, तीसरा है जीएसटी। मोटे मोटे तो ये 2-3 ही है। उसके अलावा तो फिर जैसे इंडस्ट्री का नाम आता है तो बहुत तरीके के टैक्स होते हैं, और पीएफ होता है, बोनस होता है, ग्रेचुइटी होती है, जैसे लेबर इन्वॉल्व होते हैं तो बहुत सारे होते हैं, पर वो काफी बड़ा होने के बाद होता है बिजनेस। इतना छोटे छोटे बिजनेस के अंदर अपने को 5, 10, 25, 30 लाख तक के बिजनेस के लिए अपने को इन सब चीजों में पड़ने की कोई जरूरत नहीं है। तो आपके शुरुआत के लिए तो आपके पास केवल एक्साइज ड्यूटी समझ लीजिए और इनकम टैक्स और जीएसटी समझ लीजिए, ठीक है। तो इनकम टैक्स की तो आपको पता ही है कि मिनिमम स्लैब है केवल 2.5 लाख रुपए। वो भी किससे? आपका, मानिए आपका सेल्स या आपका टर्नओवर 25 लाख का है, लेकिन उस 25 लाख में आपकी लागत भी है, आपके खर्चे भी हैं। तो अगर उस टर्नओवर में से हम लोग अपना, मान लीजिए कि 20 लाख का तो हमने 20 लाख नहीं, चलो 15 लाख का तो हमने माल खरीदा ही था। उसके बाद फिर हमने लेबर को सैलरी दी, बिजली का बिल दिया, और भी जो भी छोटे मोटे खर्चे थे सब कट कटा के हमारे पास केवल 4 लाख रुपए हमारे हाथ में बचे। तो वो 4 लाख रुपए के ऊपर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि 5 लाख रुपए तक का इनकम टैक्स में एग्जेम्पशन होता है नहीं, अभी है, क्योंकि वो हर साल चेंज हो जाता है। तो इस फिलहाल की अगर हम बात करें तो 5 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं लगता है। 5 लाख रुपए के प्रॉफिट की बात हो रही है ना, आपके सेल्स की बात नहीं हो रही है। जो सेल्स में से सारे खर्चे काट पीट के अगर 5 लाख से कम आपके पास बचता है तो उसके ऊपर इनकम टैक्स से कोई भी टैक्सेशन नहीं लगेगा। जब हम बात करते हैं एमएसएमई की और स्टार्टअप्स की, तो उसके लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारे टैक्स हॉलीडेज दिए हैं। टैक्स हॉलीडेज मतलब शुरू के 5 साल तक आपके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगेगा, शुरू के 10 साल तक आपके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगेगा, है ना। तो ये अलग अलग स्कीम्स हैं जो गवर्नमेंट की तरफ से आती हैं, और उनका अलग अलग तरीके से आपको बेनिफिट भी उठाना पता होना चाहिए, ठीक है। अब अगर हमें रजिस्ट्रेशन करवाना है बिजनेस का, ऑब्वियसली, तो किन किन चीजों की जरूरत है? बिजनेस स्टार्ट करने के लिए किन किन चीजों की जरूरत होती है, कोई बताएगा मुझे? बिजनेस स्टार्ट करने के लिए हमें किन किन चीजों की जरूरत होती है, कोई बताएगा मुझे प्लीज? मैं अकेली बोल रही हूँ, मेरा गला सूख गया है। कोई जवाब देगा तो मुझे थोड़ा रेस्ट मिल जाएगा। बस जवाब देते जाइए। बिजनेस स्टार्ट करने के लिए किस किस चीज की जरूरत होती है? जैसे आपको, हाँ बोलिए काजल। फर्स्ट ऑफ ऑल तो एक अच्छा सा मतलब आइडिया हम जिस पे वर्क कर सकते हैं। बिल्कुल। देन सेकंड वन इज इन्वेस्ट, या तो इन्वेस्टमेंट या फिर है ना उसको मतलब कोई जरूरत नहीं है कि आप लाइन से बताएं बेटा, आपको बस ये बता दीजिए कि इन चीजों की जरूरत होती है। मतलब उसमें इन्वेस्टमेंट और उसको कैसे मतलब प्रोसेस में लाना है वो, और उसको मतलब उसका एडवर्टीजमेंट करना, लाइक मतलब उसको जितने ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकते हैं उतने लोगों तक पहुंचाना, प्रमोशन करना, है ना। हाँ। और और कोई काजल के अलावा? रॉ मटेरियल, हाँ जी बेटा, रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल चाहिए। और बताइए? लेबर, लेबर चाहिए, वेरी गुड। और बताएं? डेडिकेशन। वो तो सबसे पहले। और चलो, मतलब सुन तो रहे हैं बच्चे, दिख नहीं रहे तो कम से कम, हाँ।
चलिए, तो बात करते हैं। वैसे तो देखो बेटा, प्रमोशन, एडवर्टाइजमेंट ये सब चाहिए होता है, लेकिन वो तो बाद में ना, पहले प्रोडक्ट तो बनाए अपन। तो प्रोडक्ट बनाने के लिए हमें 4M चाहिए। 4M, M फॉर मंकी। तो 4M's के अंदर पहला क्या आया? चलो 5M ले लो। सबसे पहले क्या आया? माइंडसेट आया ना। फिर सबसे पहले माइंडसेट, एक आइडिया जो बदल दे आपकी दुनिया। सुना है यस मैम। यार? मैं इतनी जॉली नेचर की हूँ, पर तुम लोग कोई मुझसे बात ही नहीं कर रहे, तो मैं कैसे, अपने आप से तो मजाक कर नहीं सकता ना कोई इंसान। तो सबसे पहले क्या चाहिए? एक माइंडसेट चाहिए, जो एक आइडिया जिसे की बात कर रहे हैं, इनोवेशन। उसके बाद चाहिए पैसा, मनी। हर चीज के लिए पैसे चाहिए होते हैं। किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए 5M's की रिक्वायरमेंट है। 5M's में सबसे पहले तो आया माइंडसेट, उसके बाद आया पैसा यानी मनी, उसके बाद आया मैन पावर, बिना लेबर के हम कुछ नहीं कर सकते। फिर मटेरियल यानी रॉ मटेरियल, है ना बेटा? एक सेकेंड। और लास्ट क्या है? मैं भी देख लेती हूँ एक बार। मशीन। कई बार आपको कुछ काम मैन पावर से करवाना होता है, पर सारा काम लेबर नहीं कर सकते, कुछ चीजों के लिए मशीन्स चाहिए होती हैं। तो मैन, मनी, मशीन एंड मटेरियल एंड माइंडसेट, इन 5 M। और एक और है बिल्डिंग, यानी कोई जगह भी होनी चाहिए। इन सब के होने के बाद ही आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। स्टार्ट होने के बाद जब आपका प्रोडक्शन हो गया, आपका सामान बन गया है, उसके बाद आपका काम नेक्स्ट जो आता है वो वाला आता है हाउ टू प्रमोट योर प्रोडक्ट, हाउ टू एडवर्टाइज योर प्रोडक्ट, हाउ टू मार्केट योर प्रोडक्ट, है ना? क्योंकि अब तो हमें सेलर्स बायर्स ढूंढने हैं ना। हर बिजनेस को बायर्स चाहिए होते हैं। और एक सेकंड, मेरे को एक कॉल करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे मोबाइल की बैटरी जाने वाली है। मैं एक बार इससे भी लॉगिन कर लेती हूँ। एक सेकंड रुकिएगा बेटा। ठीक है, मैं 2 जगह से दिख रही हूँ। नहीं मैम, अभी तो एक ही है। एक ही आया है अभी। एक जो सेकंड, पहले से चल रहा था वो ही है। ये शुरू होते ही ना इसका माइक म्यूट कर दीजिए मैम। किसी एक का माइक म्यूट कर दीजिए। यही प्रॉब्लम आ रही है। इसको ऑन करते ही है ना, ये अब पता नहीं कैसे आवाज शुरू कर देता है। और मेरे मोबाइल की बैटरी जाने वाली है। तो देखती हूँ मैं कितनी देर क्लास ले पाती हूँ। 5-5 जब चली 15 मिनट जाएगी तो तो लगेगा। हम सब तुरंत दूसरे से लॉगिन कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं। ठीक है, एक सेकंड में एक कॉल कर लूँ। अच्छा, तो हम कहाँ थे? कोई बच्चा बताएगा मुझे? 4M's पे थे। हमने बिजनेस स्टार्ट कर लिया। बिजनेस स्टार्ट कर लिया। अब हम कहाँ पे जा रहे थे? प्रमोशन पे, एडवर्टाइजमेंट पे एंड मार्केटिंग ऑफ आवर प्रोडक्ट। मार्केटिंग के लिए मैंने आपको बताया है कि गवर्नमेंट इस चीज में भी बहुत सारे इनिशिएटिव्स लेती है, और बहुत सारे एग्जीबिशंस और ट्रेड फेयर्स और खादी विलेज उद्योग के और कॉयर बोर्ड के, बहुत सारे तरह तरह के बोर्ड्स हैं
जहाँ से ये एग्जीबिशंस ऑर्गेनाइज करवाती हैं और उसका बेनिफिट हम लोगों को मिलता है, जिससे कि हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्टैक्ट्स हम बना पाते हैं। जैसे शिल्प ग्राम के भी मेले लगते हैं और जहाँ पे बहुत सारे बायर्स और सेलर्स आपस में टकराते हैं और हमको ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोशन मिलता है। और देखो आजकल तो ज़रूरत ही नहीं है, जैसे हमको पता ही है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद ऑनलाइन आपको बायर्स मिल जाते हैं। बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, फ्लिपकार्ट है, एजियो है और अलग-अलग तरीके के हैं, है ना? तो स्नैपडील है, तो इन सब जगह भी हम लोग रजिस्टर करके अपने मार्केट्स बना सकते हैं। अच्छा, ये तो बात हुई जब हमें रिटेलिंग करनी है, मतलब एक-एक व्यक्ति को एक-एक जना एक-एक सामान देना है। अगर हमें होलसेलिंग करनी हो तो हम चाहते हैं कि भले हमारा प्रॉफिट मार्जिन कम हो, लेकिन हमारे एक साथ 1000 प्रोडक्ट एक साथ जाए, 500 प्रोडक्ट एक साथ जाए, है ना? तो उसको क्या कहते हैं? होलसेलिंग। होलसेलिंग करने के लिए भी हमारे पास कुछ एक साइट्स हैं जो अवेलेबल हैं, जैसे कि इंडिया मार्ट है, ट्रेड इंडिया है। तो ये कुछ एक साइट्स हैं जो आपस में बिज़नेस को जोड़ती हैं। हो सकता है ना कि एक बिज़नेस को खरीदना हो और एक बिज़नेस को बेचना हो। ये तो जो साइट्स हैं ऑनलाइन, जो फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, अमेज़न ये सब हैं, ये तो सीधे उपभोक्ता, कंज़्यूमर अपने से परचेज़ करता है। लेकिन बिज़नेस से बिज़नेस में अगर अपने को बल्क क्वांटिटी सेल करनी है, तो वो किसके ज़रिए होगा? ट्रेड इंडिया या फिर indiamart.com के ज़रिए। इसमें भी रजिस्ट्रेशन करना होता है और इसमें फीस भी लगती है, लेकिन आपको बिज़नेस बढ़ाने में हेल्प कर रहे हो ना, तो आप चाहें तो वो करिए, नहीं तो आप गवर्नमेंट के भरोसे भी रह सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। वो भी आपकी पूरी हेल्प करेगी। अच्छा, दूसरी बात, अब मानिए कि भई आपने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा लिया, आपकी डीआईसी से, अब डीआईसी आपसे क्या माँगेगा? डीआईसी माँगेगा आपसे एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट कि भई जो भी आप काम करना चाह रहे हैं, जिस भी क्षेत्र में आप अपना बिज़नेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं, उसमें आप हमें बताइए कि कितनी लागत लगेगी, उसमें कितना उसमें खर्चा आएगा, कितना आप है ना, आज से आने वाले 3 साल या 5 साल तक के लिए आप अपने आप को कहाँ पर देखते हैं? आपके कितने प्रॉफिट होंगे, कितने खर्चे होंगे? मतलब ये सब तरीके की एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट आपको बनानी पड़ती है, जो कि हमारे द्वारा सीए के द्वारा बनवाई जाती है। आप चाहें तो खुद भी बना सकते हैं। वो लोग आपको एक प्रोफ़ॉर्मा दे देते हैं, जो कि डीआईसी पे अवेलेबल होता है। डीआईसी मैंने आपको पहले ही बताया, जिला उद्योग केंद्र होता है। वहाँ पे जाके आप और भी तरीके की जानकारी ले सकते हैं। वो लोग ट्रेनिंग्स भी प्रोवाइड करवाते हैं अलग-अलग तरीके की, मैम बताएँगे आपको उन एनजीओज़ के द्वारा, है ना? तो 15 दिन की ट्रेनिंग्स होती हैं, महीने भर की ट्रेनिंग्स होती हैं। तो ये सब चीज़ें आपकी बहुत हेल्प करती हैं। प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने के बाद वो आपको डीआईसी में सबमिट करवानी होती है और डीआईसी फिर आपको बताता है कि इन बैंक से हमारा एफिलिएशन है और इन बैंक्स में आप जाके लोन के लिए फाइल लगा दीजिए, जिससे आपको लोन इजीली मिल जाता है। मतलब क्या होता है कि जो प्राइवेट बैंक से या आईसीआईसीआई, एचडीएफसी ये लोग नहीं देते हैं लोन, लेकिन जो एक तो रीजनल बैंक्स होते हैं, जैसे नागरिक बैंक है, हाड़ौती क्षेत्रीय बैंक है, रीजनल बैंक्स और रूरल बैंक्स जो होते हैं, या फिर जो गवर्नमेंट के बैंक्स हैं, नेशनलाइज्ड बैंक्स, पीएनबी, यूको बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा, ये ऐसे वाले जो बैंक्स हैं ना, ये भी आप लोगों को इस तरीके एमएसएमई के लिए लोन प्रोवाइड करते हैं। अब लोन नाम सुनते ही सबको लगता है कि यार हमारे पास देने के लिए तो कुछ है ही नहीं, तो हम लोन कैसे देंगे, कैसे बैंक हमें लोन देगा? लेकिन मैं आपको बता दूं कि गवर्नमेंट के इनिशिएटिव की वजह से 5 लाख तक के लोन के लिए आपको कोई भी चीज एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी या फिर मॉर्टगेज नहीं रखनी पड़ती है। जैसे कि कहते हैं ना कि भाई मेरे को 25 लाख का लोन चाहिए, तो आपको अपना घर मॉर्टगेज या घर गिरवी रखना पड़ेगा या कोई लैंड या प्रॉपर्टी गिरवी रखनी पड़ेगी। लेकिन 5 लाख तक के लोन के लिए आपको कुछ भी गिरवी रखने की ज़रूरत नहीं है और आपको बैंक्स फ्री ऑफ मॉर्टगेज आपको ये पैसा देंगे। ये गवर्नमेंट की पॉलिसी है और कुछ प्रोजेक्ट्स में तो 25 लाख तक का भी लोन जो है, जैसे मुद्रा लोन सुना है आप लोगों ने? अभी लेटेस्ट चल रहा है मुद्रा लोन। मुद्रा लोन जो है वो 50,000 से लेके 25 लाख तक का होता है।
है ना, जैसे आपकी रिक्वायरमेंट होती है। इसमें काफ़ी रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो काफ़ी कम रहती है और आपको इसमें सिक्योरिटी देने की भी ज़रूरत नहीं होती है। तो गवर्नमेंट ने ऐसे बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए हैं जहाँ पे आप लोगों को हेल्प होती है अगर आपको अपना कोई भी नया बिजनेस करना चाहते हैं। जहाँ तक टैक्सेशन के संबंध की बात है, मैंने आपको बता दिया कि ज़्यादातर आपके ऊपर केवल 3 तरीके के टैक्सेस ही एप्लीकेबल होंगे, इनकम टैक्स, जीएसटी और प्रोडक्शन शुल्क यानी उत्पादन शुल्क, एक्साइज ड्यूटी जिसे हम कहते हैं। एक्साइज ड्यूटी 1 करोड़ तक के लिए कोई एक्साइज ड्यूटी नहीं लगती है अगर आपका टर्नओवर 1 करोड़ रुपए तक का है तो। दूसरी बात, अगर 1 करोड़ से 3 करोड़ तक का टर्नओवर है तो भी आपकी बहुत ही कंसेशनल रेट के ऊपर वो जो है एक्साइज ड्यूटी लगेगी, उसमें भी रियायती दरें होती हैं। उसके अलावा मैंने आपको बता दिया कि इनकम टैक्स लगता है प्रॉफिट के ऊपर, तो चाहे आप कितना भी बड़ा बिजनेस कर ले, लेकिन अगर उसमें से सारे एक्सपेंसेस घटाने के बाद अगर 5 लाख तक या 5 लाख से कम तक अगर आपका प्रॉफिट बचता है तो उसमें भी आपको कोई टैक्सेशन देने की जरूरत नहीं है। और इसके अलावा भी टैक्स हॉलीडेज जो है वो गवर्नमेंट ने प्लान करे हैं कि शुरुआत भाई, क्योंकि शुरुआत में प्रॉब्लम आती है, उसके बाद जैसे बिजनेस सेट हो जाता है उसके बाद कोई इशू नहीं आता है हमें पेमेंट करने में भी। तो शुरू के 5 साल या शुरुआत के 10 साल जो है वो टैक्स हॉलीडे कहलाता है। टैक्स हॉलीडे जैसे हमारे लिए हॉलीडेज का मतलब क्या होता है कि पढ़ाई से छुट्टी, वैसे टैक्स हॉलीडेज का मतलब होता है टैक्सेशन की से छुट्टी। तो इनकम टैक्स के टैक्स हॉलीडेज भी रहते हैं 5 साल 10 साल, कि भाई 10 साल बाद आप टैक्सेस चुकाना शुरू करें। तो ये भी गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीम्स रहती है। बात है जीएसटी, अगर हम जीएसटी की बात करें तो जीएसटी होता है जो सेलिंग के ऊपर, अगर हम कोई माल बेचते हैं खरीदते हैं, उत्पादन शुल्क तो होता है उत्पादन पे, आपने चाहे खरीदा बेचा नहीं क्यों, लेकिन बेचते वक्त भी जो शुल्क लगता है वो होता है जीएसटी। जीएसटी का फुल फॉर्म क्या है पता है किसी को? किसी को पता है जीएसटी का फुल फॉर्म? एक सेकंड है ना, मैं होल्ड पे कर। मैम रिज्वाइन करने वाली है, उनका शायद चार्जिंग की प्रॉब्लम बता रही थी, जल्दी ही वो दूसरी डिवाइस से लॉगिन करेंगी। तब तक आप अपनी थोड़ी सी क्वेश्चन प्रिपेयर करके रखिएगा, जैसे कि जीएसटी क्या होता है ना। आजकल कोई भी बिजनेस टर्म्स हो, स्टार्टअप वगैरह में जीएसटी का क्वेश्चन आते ही आते हैं। मतलब एक टैक्स है जो अब पहले बिजनेस पर अलग अलग तरह के टैक्स लगते थे, लेकिन अब पूरे देश में अगर स्टार्टअप की बात होती है तो एक ही तरह का टैक्स लगता है जिसे जीएसटी कहते हैं, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो इससे रिलेटेड कि ये कैसे एप्लीकेबल होता है, कैसे निकाला जाता है, थोड़ा सा मैम से इसके बारे में क्वेश्चन करिएगा, क्योंकि आपको इसकी नॉलेज होनी जरूरी है। आज के हमारा जो सेशन था उसका मेन मोटिव यही है। तो मैम ने रिज्वाइन कर लिया है। हाँ जी मैम, मेरा फोन डिस्चार्ज होने वाला था तो चार्जर मंगवाया था। जी जी हाँ जी। अब मैं चाहती हूँ कि अगर बच्चों को कुछ पूछना हो मुझसे, कोई सजेशन लेना हो मुझसे, तो अभी है अपने पास टाइम। जी वैसे मैं और भी चीजें बता सकती हूँ, लेकिन अगर बच्चे इंटरेस्टेड हैं तो वो पूछेंगे तो मुझे ज्यादा अच्छा लगेगा कि किस किस तरीके के बिजनेसेस हैं जिसके लिए गवर्नमेंट बहुत अच्छी सब्सिडीज प्रोवाइड करती है।
हाँ जी बच्चों, कोई क्वेश्चन? जैसे जीएसटी आजकल ये एक नया वो एप्लीकेबल हुआ है, तो आप इसके बारे में थोड़ा सा जरूर बताएं। हाँ, मैं जीएसटी ही समझा रही थी मैम जब मेरा फोन का हाँ जी। बैटरी चला गया। जीएसटी का मतलब होता है बेटा गुड्स एंड सर्विस टैक्स। जीएसटी मीन्स गुड्स एंड सर्विस टैक्स। 2017 में लॉन्च हुआ है। 2017 से पहले हेलो, हाँ जी मैम, आवाज आ रही है? आवाज आ रही है, यस। अभी डिस्टरबेंस भी नहीं आ रहा है ना? नहीं है। हाँ, हाँ जी। तो मैं बता रही थी कि जीएसटी जो है वो 2017 में लॉन्च हुआ है। उससे पहले हमारे गुड्स के ऊपर अलग से एक लॉ बना हुआ था और सर्विस के ऊपर अलग से एक लॉ बना हुआ था। तो क्या होता था कि जैसे कुछ लोग होते हैं जो अपनी सर्विसेज भी बेचते हैं और अपने गुड्स भी कुछ प्रोडक्शन करके बेचते हैं, तो उनके ऊपर दो दो रेट्स एप्लीकेबल होते थे। तो इस चीज से क्या होता था, कंफ्यूजन क्रिएट होता था। तो अभी गवर्नमेंट ने दोनों एक्ट्स को मिला के जीएसटी एक्ट बना दिया, जिसमें गुड्स भी शामिल हो गए हैं और सर्विसेज भी शामिल हो गई हैं। अब ऐसा है कि जीएसटी के अंदर रजिस्ट्रेशन करवाना, अगर 5 लाख तक का अगर आपका बिजनेस है तो जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवाने की कोई जरूरत नहीं है। ये है 5 लाख तक का मैन्युफैक्चरिंग अगर आप करते हैं, अगर किसी भी चीज का उद्योग अगर आप करते हैं तो 5 लाख तक के उसके ऊपर कोई भी आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है। ये सब रजिस्ट्रेशन सेपरेट होंगे बेटा। एक बार आप लोगों ने एमएसएमई में रजिस्टर करवा के आपका बिजनेस शुरू कर लिया, उसके बाद आपको ये रजिस्ट्रेशंस करवाने होते हैं। जैसे जैसे बिजनेस बढ़ता चला जाता है, वैसे वैसे रजिस्ट्रेशंस बढ़ते चले जाते हैं। अब बात करें जीएसटी के ऊपर टैक्सेशन की, तो जीएसटी के ऊपर 0 से लेके 28% तक की टैक्स रेट्स हैं। लेकिन ये किस पर डिपेंड करते हैं कि किस चीज का काम आप कर रहे हैं, किस मटेरियल का काम आप कर रहे हैं। जैसे कि नमक, अगर आप नमक की खरीद बेच करते हैं तो नमक जो है वो टैक्स फ्री सब चीज है, उसके ऊपर आपको कोई जीएसटी चुकाने की जरूरत नहीं है। गुड़ टैक्स फ्री है ना। और जो भी बेसिक नेसेसिटीज की चीजें हैं, शक्कर के ऊपर तो शायद होगा टैक्स, बाकी खांड के ऊपर कोई टैक्स नहीं है ना। तो आप बताओ कि 0 से लेके 28% तक के अलग अलग रेट्स हैं। 1%, 5%, 12%, 18%, 28%। तो जो कि बेसिक नेसेसिटीज की चीजें हैं उनके ऊपर ज्यादातर या तो 0% है या 1% है या 5% है, अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट पॉलिसीज। और जैसे जैसे आप लग्जरीज की तरफ जाते हैं, आपको गोल्ड खरीदना है, आपको कार्स हैं या सेल आउट करनी है, तो इन सब के ऊपर 18% तक के 28% तक के टैक्सेशन गवर्नमेंट ने इम्पोज किए हैं। तो जिसकी जो टैक्स रेट है उस हिसाब से आपको जीएसटी चुकाना पड़ता है ना। जीएसटी अपने आप में एक बहुत बड़ी सागर है। तो अगर मैं आपको बहुत डिटेल में अगर आपको मुझसे समझना है तो आप मुझसे कॉल करके या पर्सनली भी आप मुझसे मिल सकते हैं, मैं आपको समझा सकती हूँ। लेकिन अभी मैं आपको सिर्फ इतना समझा सकती हूँ कि अगर आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवाना है, जो कि मैंने आपको बताया कि 5 लाख तक की कोई कंपल्शन नहीं है आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए। उसके बाद अगर आपको लगता है कि मेरी सेल्स जो हैं वो 5 लाख से ज़्यादा हो रही हैं या 10 लाख की सेल्स हो रही हैं या 15 लाख की सेल्स हो रही हैं, तो हम जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवा दें। लेकिन एक बार जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद आपको उसके रिटर्न्स भरने ज़रूरी होते हैं।
आप रजिस्ट्रेशन नहीं करवाएंगे तो आप मत भरिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एक बार अगर रजिस्ट्रेशन करवा लिया तो भले आप उस महीने में बिजनेस कर रहे हैं चाहे नहीं कर रहे हैं, चाहे नील रिटर्न जाए, लेकिन रिटर्न जाना कंपलसरी है। इसके बहुत सारे लेट फीसेस और बहुत सारे हैवी पेनल्टीज आपको पेयर करने पड़ सकते हैं। तो ये मैंने आपको बता ही दिया कि जो टैक्सेशन है वो डिपेंड करता है कौन सा मटेरियल, कौन सा प्रोडक्ट आप बेच रहे हैं, है ना। तो वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। 0 से लेके 28% तक की टैक्स रेट्स हैं। जैसा मटेरियल है वैसी ही टैक्स रेट आपको चुकानी पड़ेगी। पर शुरुआत के अंदर जब हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो 5-10 लाख तक हमारे को इन सब चीज़ों की टेंशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ना इनकम टैक्स की ज़रूरत है, ना जीएसटी की टेंशन करने की ज़रूरत है। और एक बात और बताऊं कि जैसे आप ऑनलाइन बिजनेस जब करते हैं ना, जैसे मीशो पे हुआ या फिर इस पे फ्लिपकार्ट पे हुआ या स्नैपडील पे हुआ, अमेजोन पे हुआ, तो ये तो आपकी पहली सेल से ही उसके ऊपर जीएसटी काट के ही आपको देंगे। मतलब आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि भैया जीएसटी चुकाना है या नहीं चुकाना है। वो आपके 1000 रुपए की सेल्स के ऊपर से ही आपको जीएसटी काट के देंगे, है ना। मतलब गवर्नमेंट इससे पहले ही 1000 रुपए की सेल से वो आपके कस्टमर से जीएसटी वसूलने लग जाते हैं और आपके खाते में ट्रांसफर करते चले जाते हैं। तो ये मैंने आपको बता दिया है कि 5 लाख तक के लोन या 25 लाख तक के लोन पे आपको कोई भी कोलेटरल सिक्योरिटी देने की जरूरत नहीं है। आपको बैंक से ये लोन आसानी से मिल जाएंगे। और इसके अलावा कौन कौन सी स्कीम्स हैं जो गवर्नमेंट से जिसमें हेवी सब्सिडीज हमें मिलती हैं, ये बहुत सारी हैं। पर अगर नाम लूँ तो चाहे पशुपालन की कोई सी भी एक्टिविटी हो, चाहे पोल्ट्री फार्म हो, चाहे आपने डेयरी फार्म हो, चाहे फिश फार्मिंग हो, इस तरीके की कोई भी हो, या फिर नर्सरी प्लांटेशन से संबंधित कोई भी काम अगर आप कर रहे हैं, नर्सरी का काम कर रहे हैं या फल सब्जी का काम कर रहे हैं, तो इन सब के अंदर आपको गवर्नमेंट की तरफ से 75 to 80% तक की सब्सिडीज प्राप्त होती हैं। 75 to 80% की सब्सिडीज से मतलब क्या होता है कि जो लोन आपने लिया है, मैंने आपको बताया था SC/ST में 10% तक का खुद का पैसा लगाते हैं, बाकी 90% तक सरकार प्रोवाइड करती है लोन। उस 90% में से भी मतलब 90% तो लोन ही है ना हमारे सर पे बैंक के द्वारा, लेकिन उसके अंदर भी 75% तक का लोन सरकार चुकाती है अपने पास से। तो ऐसे बहुत सारी स्कीम्स है जिसका फायदा हम उठा सकते हैं। अभी आप लोग पूछ लीजिए अगर कोई क्वेश्चन हो आप लोगों के जिसमें मैं अगर आपकी कोई हेल्प कर सकती हूँ तो मुझे अच्छा लगेगा, या किसी और टॉपिक पे अगर आपको मुझसे कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। प्रीति मैम। जी मैम। हाँ जी मैम ने आपको जो आज बातें बताई, टैक्स के अलावा दूसरी भी स्कीम्स और इंस्टीट्यूट्स, कोई कुछ पूछना चाह रही थी? तो मैं बात कर रही थी कि मैम ने आपके साथ शेयर किया जैसे जिला उद्योग की स्कीम्स और भी मुद्रा लोन और बहुत सारी चीजें शिफ्टी और टैक्सेशन की बात की। तो अगर अब आपके माइंड में इनसे लेके कोई भी क्वेरी है तो आप प्लीज पूछिए। क्योंकि ये चीजें ऐसी होती हैं, एक सेशन में हम बेसिक के बारे में बता सकते हैं, तो फिर भी आप लोगों को पूछना चाहिए। जैसे जीएसटी मुझे लगता है कि आप लोगों ने सिर्फ एक नाम ही सुना होगा, है ना, तो उसके बारे में कोई छोटा मोटा कोई क्वेश्चन तो जरूर माइंड में आना ही चाहिए। तो आप जो भी क्वेश्चन चाहते हैं वो करिए। बेटा अगर आपको पूछना है तो जरूरी नहीं है कि आपने उसके बारे में पढ़ा है नहीं पढ़ा है, कोई टेक्निकल टर्म यूज करें। आपको जो भी दिमाग में क्वेश्चन आता है वो पूछ लो। वो जरूरी नहीं है कि आप टेक्निकल टर्म यूज करोगे तो ही मैं समझा पाऊंगी, ऐसा कुछ नहीं है। एटलीस्ट कोशिश कीजिए आप, क्योंकि आज आपने एक
मतलब टैक्सेशन से रिलेटेड मुझे नहीं लगता कि आपने इससे पहले कभी कोई सेशन अटेंड किया हो। जरूर आप पूछें मैम से। अच्छा ये बताइए कि सबको समझ आया कुछ आज जो भी करवाया मैंने, जो भी बताया? यस मैम। यस मैम। समझ आया? आपको लगता है कि इससे आपको कभी बेनिफिट हो सकता है? यस मैम। हेलो मैम। यस मैम। कभी जरूरत पड़ेगी तो आप लोग कॉल करके पूछेंगे मुझसे? हेलो मैम। और अगर कभी प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनवानी पड़ी। हाँ बेटा। मैम हमको आप हमारी सिस्टर है वो एनसीसीए करना चाहती है मैम, तो आप बता सकते हो एनसीसीए क्या होता है मैम, इसके डिसएडवांटेज? क्या बेटा क्या करना चाहती है? एसीसीए कोई कोर्स है? ACCA कोर्स है बेटा? ACCA तो मुझे कुछ नॉलेज नहीं है। ACCA कोर्सेज तो आजकल रोज नए आते हैं। अब वो कंप्यूटर से रिलेटेड कोर्स है या क्या मैम है? ग्लोबल सीए का कोर्स है मैम वो। किसका किसका कोर्स है बेटा? ग्लोबल सीए। ग्लोबल CA। हाँ मैम, तो मैम वो उसको करना चाहती है वो, तो उसके बारे में पूछ रही थी मैम वो मुझसे। वो कॉमर्स स्टूडेंट है क्या? यस मैम। मैम उसने 10th पास किया है, अब करेगी मैम वो 11th 12th के साथ एसीसीए। बेटा मैंने तो ऐसा कुछ कोर्स सुना नहीं है। हाँ ये CPA जरूर होता है, कॉस्ट एंड पब्लिक अकाउंटेंट होता है। उसके अलावा CA के अलावा CS होता है, कंपनी सेक्रेटरी। उसके अलावा ICWA होता है, जिसमें कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट होता है। और ऐसे जो आप बोल रहे हो ना, ऐसे छोटे छोटे 1-1 साल के डिप्लोमा कोर्सेज तो बहुत सारे होते हैं। लेकिन अब वो आपका मोटिव क्या है? आपका मोटिव अगर कोई अच्छी सी जॉब करना है ना, तो मुझे नहीं पता कि अगर 1 साल के डिप्लोमा कोर्सेज आपको हेल्प कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। या तो जिस भी इंस्टीट्यूट में आप ये कोर्स करते हैं उनसे आप लोग पूछिए कि इसके क्या बेनिफिट्स है। फिर वो अगर कैंपस रिक्रूटमेंट अगर प्रोवाइड करवाते हैं तो अच्छी बात है। अदरवाइज क्या होता है कि अगर हम कोई पर्टिकुलर कोर्स करते हैं ना, तो हम लोग उसी के ऊपर ही अटक के रह जाते। अभी हमने अपना रास्ता सकड़ा कर लिया, समझ रहे हो आप मेरी बात? कि अब जो कोर्स किया है उसी दायरे के अंदर ही हम आपको जॉब ढूंढनी पड़ेगी। अब ढूंढना है तो कोटा में इतना स्कोप है नहीं किसी भी नई चीज की जॉब करने का। तो जिस भी इंस्टीट्यूट से अगर वो कोर्स करना चाहती हैं तो उसी इंस्टीट्यूट पे पता करना पड़ेगा कि भाई वो कैंपस रिक्रूटमेंट या कैंपस प्लेसमेंट करवाते हैं या नहीं करवाते। और कोई? थैंक यू मैम। सब्जेक्ट से रिलेटेड किसी और का और कोई क्वेश्चन है तो प्लीज जरूर पूछिए। किसी को कोई क्वेश्चन नहीं है मैम? सब लोगों को इसका यही वो होता है मैम, आपसे फिर भी इतने क्वेश्चंस किए, कई बार तो बिल्कुल ऐसा चुप हो जाते हैं जैसे कुछ सुनना ही नहीं। एक्चुअली मैं क्लासेस लेकिन लेती हूँ ना, तो मुझे पता बहुत है कि अच्छा लगा कि आपका करके। चलिए ठीक है मैम, थैंक यू वेरी मच। चलो एक बार सब लोग कैमरा ऑन कर लो। सब लोग एक बार कैमरा ऑन करेंगे। कैमरा ऑन कर लीजिए प्लीज। शालू वारिदा, कोमल गुज्जर, पूनम। यस मैम। चलिए अच्छा लगा आप सब लोगों को सेशन? यस मैम, बहुत अच्छा यस लगा। मैम। समझ आया कुछ? यस मैम। यस मैम। चलिए मीट यू ऑल। और किसी क्वेश्चन के लिए फिर मिलेंगे कभी, मैम अगर बुलाएंगे तो। श्योर मैम, श्योर। थैंक यू सो ओके मैम, मच मैम। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू थैंक मैम। यू मैम। ओके सर, ओके। पार्टिसिपेंट
ये हमारा सेशन था एक टैक्सेशन के ऊपर, और हमारे साथ हमारी जो नेक्स्ट फैकल्टी हैं श्री मुकेश सक्सेना सर, वो आ चुके हैं। तो नमस्ते सर। सर आपका माइक म्यूट है, माइक अनम्यूट कर लीजिए। तो रेस्पेक्टेड मुकेश सक्सेना सर हमारे बीच में हैं, और मैं बताना चाहूँगी कि सर एक्स बैंक मैनेजर हैं, ICICI बैंक से रिटायर्ड हैं, और अभी सर ने दूसरे कुछ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट को ज्वाइन किया हुआ है। और सर हमारे बीच आ जाए हैं, जो टॉपिक लेकर वो है अगर हम लोन लेना चाहते हैं तो लोन डिसबर्समेंट के लिए क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है, किस तरह से हमें प्रोसेस करना पड़ता है, यही सारी जानकारियाँ सर हमें देंगे। तो स्वागत करती हूँ सर आपका इस प्रोग्राम में, और मैं चाहती हूँ कि आप अपना सेशन स्टार्ट कीजिए। थैंक यू प्रीति मैडम। मेरी आवाज आ रही है? जी हाँ सर, आराम से आ रही है ना? बिल्कुल सर, बिल्कुल। आकांक्षा गिरिजा सर स्टार्ट कीजिए। आ चुकी मैडम। सारी जो भी आपकी क्लास के बच्चे थे वो आ चुके सारे? जी हाँ, जी हाँ। अच्छा, तो शुरू करूं मैं फिर? श्योर सर। गुड मॉर्निंग ऑल। अतिशय 14, 15, 16 लोग हैं अभी। शादू पारिता ने अभी ज्वाइन किया है, आकांक्षा है, इसके अलावा दूसरी लड़कियां हैं 14 अलग। ठीक है, मैं शुरू करते हैं।
सभी लोग ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि आप लोगों को पता होना चाहिए कि लीगल फॉर्मेलिटीज क्या करनी पड़ती हैं अगर हमें लोन के भविष्य में रिक्वायरमेंट है, हम स्मॉल स्केल पर अपना कुछ स्टार्टअप करना चाहते हैं, तो आपको क्या लीगल फॉर्मेलिटीज की जरूरत होगी। तो इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए हमारा आज का सेशन हमने अरेंज किया है। ठीक है, लेट अस रिज्यूम। सबसे पहले मैं मेरा परिचय दे देता हूँ। मेरा नाम मुकेश कुमार सक्सेना है। बेसिकली मैं बैंक ऑफ राजस्थान से हूँ, सीनियर मैनेजर की पोस्ट पर था। उसके बाद ICICI बैंक में जब मर्जर हो गया तो 3 साल उसमें जॉब करने के बाद मैंने VRS ले लिया वहाँ से, और अभी मैं AU स्मॉल फाइनेंस बैंक में ब्रांच रिलेशनशिप एम्बेसडर हूँ। छबड़ा में मेरी पोस्टिंग है। तो सब सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं मुझे? सर आपकी आवाज बट आप दिखाई नहीं दे रहे। अच्छा, एक मिनट चेक करता हूँ। वीडियो बंद है और ऑडियो ऐसे। अभी ठीक है? अभी आ रहा है वीडियो? यस सर। अभी आ रहा है ना वीडियो? यस सर। हाँ, तो सबसे पहले हम बैंकिंग क्या है इस पर चर्चा करेंगे। एक कोई भी बैंक कंपनी होती है तो वो कौन सी वाली बैंक होती है, सबसे पहले अपन ये जानेंगे। भारत में जितनी भी बैंकें हैं उन सबको लाइसेंस देने का काम या काम शुरू करने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का लाइसेंस होना आवश्यक होता है। मिनिमम पूंजी जितनी होती है उतनी रिक्वायरमेंट अगर कोई बैंक पूरी कर लेता है और उसके पास अच्छा क्लाइंटेल बेस होता है तो वो बैंक RBI के थ्रू गवर्न होता है और उसी के नियमानुसार चलता है। अपने भारत में अब 4-5 तरह के बैंक हो गए हैं। चूंकि नया कंसेप्ट आया है ज्यादातर बैंकों को मर्जर किए जाने का, जिसमें सरकारी बैंक भी शामिल हैं। उसका सबसे मोटा कारण यही है कि हर बैंक का NPA लेवल, नॉन परफॉर्मेंस एसेट्स, NPA जिसको बोलते हैं, जिसको हमने लोन दिया और उसने हमको वापस नहीं दिया और काफी समय हो गया तो वो NPA की श्रेणी में आ जाता है। तो NPA लेवल अगर बैंक का बढ़ता है तो वो गलत माना जाता है। तो अभी जितनी भी सारी बैंक है, भारत सरकार की पॉलिसी भी है कि इन बैंकों को कंट्रोल करने के लिए इसमें कम से कम बैंकों की संख्या रखी जाए। और 2-3 तरह की इस बैंक को कैटेगराइज किया गया है। एक तो सरकारी बैंकें हैं जिनको नेशनलाइज बैंकें बोला जाता है, जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो गया। अभी तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का पूरा समूह एक ही हो गया है, जैसे SPBJ बैंक, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, स्टेट बैंक ऑफ इंदौर, इन 7-8 बैंकों को मिला करके एक ही ग्रुप बन गया है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इसके अलावा बैंक ऑफ बड़ौदा के अंदर भी 3-4 बैंकें मिलाई हैं, तो वो सब विजया बैंक है, देना बैंक है। तो ये सब अब बैंक ऑफ बड़ौदा के अंतर्गत आएंगी। इनके ग्राहक भी बैंक ऑफ बड़ौदा में ही मर्ज हो चुके हैं। इसके अलावा अभी कुछ बैंकों को मर्ज करने का प्रावधान और भी चल रहा है। इसकी जगह कोऑपरेटिव क्षेत्र के जो बैंक होते हैं, जो अपने स्टेट से संचालित होते हैं, उनको भी आपस में एक दूसरे को मिलाया जा रहा है, जिससे कि बैंकों की संख्या कम हो और कंट्रोल बेटर हो। तीसरे तरह के अपने ग्रामीण बैंक के होते हैं। देखा होगा पहले हाड़ौती बैंक था कोटा में, उसका मर्जर हुआ, बड़ौदा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक बना दिया उसको। तो 2-3 बैंकों को जोड़ करके ग्रामीण बैंकों को भी एकीकृत किया जा रहा है।
और दूसरे एक नया कंसेप्ट और बैंक ने चालू किया है, स्मॉल बैंक। स्मॉल बैंक क्या होते हैं? जैसे मैं एयू स्मॉल फाइनेंशियल बैंक में हूँ, तो उसके कुछ कैटेगरीज होते हैं कि उनको अगर वो बैंक फुलफिल करता है तो उसको बैंकिंग का लाइसेंस दे दिया जाता है, सर्टेन लिमिटेशंस के साथ में, कि इतना लोन आप कर पाएंगे, 75% लोन का जो भाग है वो ग्रामीण क्षेत्र में ही होगा, शाखाएं भी आप ग्रामीण क्षेत्र में खोलेंगे, और इस सीमा से ज्यादा लोन आप नहीं दे पाएंगे। और उनका एनपीए लेवल और सारी चीजें हर ईयर ऑन ईयर देखी जाती है। अगर वो क्वालिफाई करता है उनको, तो ही उनको आगे के लिए रिन्यूअल के लिए लाइसेंस दिया जाता है। अभी स्मॉल बैंकों के अंदर एयू बैंक है, जो कि सबसे ज्यादा तेजी से बढ़ता हुआ बैंक है। मतलब पिछले साल से लगभग उसने डबल अपने फिगर्स कर लिए हैं, चाहे जमाओं में हो, चाहे लोन्स के अंदर हो, या फिर और कोई माध्यम से हो, क्योंकि ये 25 साल पुराना बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट था जो केवल लोन देने का काम करता था। तो जब सारी चीजें ठीक थी और इनकी इतनी सारी ब्रांचेस थी राजस्थान में और बाहर भी, तो इनको बैंकिंग का लाइसेंस मिला, स्मॉल बैंकिंग का। उसकी शर्तें होती हैं कि 25 लाख से ज्यादा अपन एक क्लाइंट को लोन नहीं दे सकते, ग्रामीण क्षेत्र में 75% शाखाएं आपको खोलनी ही पड़ेंगी, और बैंकिंग नॉर्म्स जो भी हैं उनकी भी पालना आपको करनी पड़ेगी। तो ये स्मॉल बैंकिंग है। दूसरे वाले मैंने आपको कोऑपरेटिव क्षेत्र के बैंक बताए। कोटा नागरिक सहकारी बैंक है, कोटा केंद्रीय सहकारी बैंक है, ये हर जिले में होते हैं और तहसील लेवल तक भी उनकी शाखाएं होती हैं। वो एक जिले में ही काम करते हैं, उनका कंट्रोल सहकारिता विभाग के थ्रू नाबार्ड करता है। नाबार्ड एक एजेंसी है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की, जो कि रूरल क्षेत्र के बैंकों को और सहकारिता के बैंकों को कंट्रोल करता है। उसको पूरे पावर है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरह। वो डिसीजन लेने में सक्षम है, क्योंकि रिजर्व बैंक के ऊपर इतना ज्यादा बोझ और काम है, तो उसने एक ऐसी संस्था रेगुलेटरी बना दी जो कि उसको नाबार्ड को रिपोर्टिंग करेगी। लेकिन उसके बाद भी बैंकों का जो क्या बोलना चाहिए, बैंकों की जो अभी आलोचना हो रही है, बैंकिंग क्षेत्र में काफी कुछ गड़बड़ हुई है, काफी लोग लोन लेकर के भाग गए हैं, काफी लोगों ने पैसा बैंक का वापस नहीं लौटाया है। तो बैंक की जो इमेज है वो पहले जो हुआ करती थी वो आज की डेट में नहीं है। समय समय पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पेनल्टी भी लगाता है, उनको बाध्य करता है, ऋण की उसकी पैसा निकासी की सीमा है उस पर भी कंट्रोल करता है। पंजाब एंड सिंध केंद्रीय सहकारी बैंक मुंबई को भी सुना होगा आपने। पंजाब नेशनल बैंक में भी जो घोटाले हुए हैं, बड़े बड़े लोग, नीरव मोदी, विजय माल्या, इस तरीके के लोग जो यहाँ से गायब हो गए हैं, इंडिया से लोन लिया हुआ है उसके बाद, तो उसकी वजह से ये बैंक काफी बदनाम हुए हैं। और इससे बैंकिंग की छवि पर, बैंकिंग की जो इमेज है उस पर भी काफी फर्क पड़ा है। पहले कभी किसी उसमें 10-20 साल पहले बैंक का जॉब एक बहुत अच्छा माना जाता था। आज की डेट में एनपीए और पब्लिक इमेज खराब होने की वजह से ये उतना नहीं माना जा सकता। दूसरा पॉइंट क्या है, बैंक के सारे काम तो करने ही पड़ते हैं। बैंक के दो ही काम होते हैं, अपने ग्राहकों से, पब्लिक से जमा स्वीकार करना, चाहे किसी भी खाते के माध्यम से हो, सेविंग हो, करेंट हो, एफडी हो या और कुछ हो। और दूसरा काम होता है उसी जमा राशि में से लोन देना। तो बैंक जब हेड ऑफिस जितना होता है वो सब लेखा जोखा रखता है कि कितना परसेंट कितना रहना चाहिए। टोटल जमाओं का
40% से ज्यादा लोन नहीं देना चाहिए। 20% मार्जिन भी रखना पड़ता है, क्योंकि ये पता नहीं किस शाखा में कब वापस देने की जरूरत पड़ जाए। और अब जो ये दौर चल रहा है, जैसे यस बैंक में हुआ, जैसे पंजाब एंड सिंध कोऑपरेटिव बैंक में हुआ और कई बैंकों में हुआ, तो उससे बैंक की इमेज काफी खराब हुई। फिर आरबीआई ने प्रतिबंध लगाए कि इसकी निकासी की सीमा हम इतनी करते हैं। लोगों ने आंदोलन भी किए, फिर वो सीमा धीरे धीरे बढ़ाई और कुछ राहत पैकेज भी दिए हैं। जैसे यस बैंक को दिया है 50,000 करोड़ का बैकअप पैकेज दिया है उसकी इमेज सुधारने के लिए, और कुछ शर्तों के साथ के इन चीजों को आप रेक्टिफाई करिए, क्योंकि इसमें सरकार की इमेज भी खराब होती है अगर बैंक की इमेज खराब होती है। तो ये सब कुछ एक नक्शा था बैंक का, जो मैंने बताया भारत में किस तरीके के बैंक हैं और उनका कार्य किस तरीके से अपना कार्य संपादित करते हैं। ये बैंकिंग की बात हुई। दूसरी बात अब मैं करता हूँ बैंक और ग्राहक की। ग्राहक कौन है? ग्राहक वो है जो बैंक में खाता खोलता है। उसका एक एग्रीमेंट होता है कि मैं ये खाता खोलता हूँ, सारी शर्तें बैंक की मानता हूँ और मैं इसमें खाते में इतना बैलेंस मेंटेन करूंगा, नहीं करूंगा तो मेरे को पेनल्टी भी लग सकती है खाते में, और कुछ दूसरी चीजें भी हो सकती हैं। खाता बंद भी हो सकता है, खाता उसका डेबिट फ्रीज भी कर देते हैं। क्योंकि आजकल ये है, बैंक में जो खाते होते हैं उनकी राशि अगर 0 से कम है तो वो माइनस में भी बैलेंस बताते हैं। ये नया कंसेप्ट बैंकिंग में आया है, पहले नहीं था कभी भी। नेशनलाइज्ड बैंकों में तो बिल्कुल भी नहीं था। 0 से नीचे क्या करोगे, तो उसमें अब माइनस में भी फिगर आ चुके हैं, तो और बड़ी बड़ी पेनल्टीज भी लगती हैं। तो माइनस बैलेंस का जो कंसेप्ट है ये भी अब आ चुका है बैंक में। तो सबसे पहले अगर वो जमा कराता है और कोई माइनस है उसमें अकाउंट में, तो पहले वो अपना रिकवरी करेगा बैंक उस अमाउंट से, और उसके बाद में फिर कुछ जितना ज्यादा होगा वो ग्राहक अपनी लेन देन बैंक के अंदर कर सकता है। तो ग्राहक बनने के लिए बैंक का सबसे पहले अपने को क्या चाहिए होता है? एक बैंक में उसका खाता होना चाहिए, जरूर होना चाहिए। करेंट खाता हो, बचत खाता हो, बचत खाते से ही एफडी बनाई हुई हो या कुछ भी हो, तो बैंकिंग ग्राहक संबंध जरूर होना चाहिए किसी भी काम के लिए। आप लोन के लिए भी जाते हैं तो भी सबसे पहले बैंक में खाता ही खुलेगा, उसके अंदर ही हम लोन की राशि डालेंगे और उसी क्रम में वो उसमें निकालेगा, उसकी कुछ शर्तें होंगी इस तरीके से। तो ये मैंने बैंक के बारे में कुछ बताया। और बैंक का ग्राहक का जो संबंध है कैसे बनता है, तब इसको आप समझ लीजिए। बैंक को 2 चीजें चाहिए होती हैं खाता खोलने के लिए कस्टमर से। एक तो उसका फोटो लेना पड़ता है, दूसरा उसका आधार कार्ड लेना पड़ता है, और अब पैन कार्ड भी अनिवार्य कर दिया है, क्योंकि कुछ लोग इस बैंक में भी साथ लेकर के दूसरे बैंक के साथ भी कारोबार कर लेते हैं। तो पैन कार्ड अगर अपना आधार कार्ड से लिंक है और बैंक खाते से लिंक है तो वो सारी चीजें पोर्टल पर आ जाती हैं। जब भी वो रिटर्न भरेगा साल में वो आ जाएगा। अभी ये खुशी की बात है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने अपनी एक साइट बना दी है बहुत ही सरल करके, incometax.gov.in। इसमें व्यक्ति खुद अपना रिटर्न भर सकता है, बिल्कुल सिंपलीफाई है। आप अपना पैन नंबर डालिए तो आपका पूरा नाम आ जाएगा, बैंक में कितने अकाउंट चलते हैं वो आ जाएंगे, उसमें इंटरेस्ट कितना मिला उसमें आ जाएंगे, आपका टीडीएस कितना कटा वो भी उसके अंदर ऑलरेडी फीडेड होगा डाटा लेकर के। तो इसलिए पैन कार्ड को अपने आधार कार्ड से और बैंक के अकाउंट से लिंक होना ही चाहिए, और ये प्रक्रिया चालू है।
ज्यादातर जगह पर हो चुकी है और सीए तो बिना लिंक किए हुए अकाउंट का रिटर्न सबमिट करते ही नहीं है, क्योंकि वो कंपलसरी है उसको करना। तो इस साल जो रिटर्न का फॉर्मेट मैंने देखा था वो काफी सरल है। आपको जस्ट फीड करना पड़ता है अपना पैन नंबर, तो उसके साथ में सब कुछ आपको एकदम से भरी हुई फील्ड्स मिल जाएंगी। आपको कितनी सैलरी मिली, 16A फॉर्म जिसको बोलते हैं, आपकी इनकम कितनी है वो भी आ जाएगी उसमें। आपका कितना समय समय पर टीडीएस काटा है वो भी उसके अंदर आ जाएगा, और कितना प्रतिशत जमा करा दिया आपने, किस रेंज में आते हैं, 10% में आते हैं, 20% में आते हैं, सीनियर सिटीजन है 30% की रेंज में आते हैं। तो ये सब उसका काफी अच्छा कर दिया है ये सॉफ्टवेयर बैंकिंग का। और उसका बीच में थोड़ा डिस्टरबेंस हो गया था, कोई कॉल वॉल आ गया था तो मैंने बंद किया इसलिए। हाँ, तो बैंकिंग और कस्टमर रिलेशनशिप की बात चल रही थी अपनी। उसको पैन कार्ड होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए। 2 चीजें बैंक मांगता है, एक तो फोटो आईडी और एक एड्रेस आईडी, और तीसरी चीज और शो करती है उसने कि लेटेस्ट एड्रेस आईडी। अब फोटो आईडी में तो आप पैन कार्ड दे सकते हैं, उसमें फोटो रहता है, आपका नाम रहता है और फादर का नाम रहता है और जन्म तिथि रहती है, लेकिन पैन कार्ड में आपका एड्रेस नहीं होता। तो पैन कार्ड की फ्रंट पेज की कॉपी बराबर उसको ड्यूली साइन करके करेगा कस्टमर। इसके बाद आधार कार्ड की कॉपी, और आधार कार्ड पर जो एड्रेस है उसी पर आप रहते हो, क्योंकि बैंक में खाता खोलने से पहले अब यह कंपलसरी भी कर दिया है कि जो भी खाता खोल के लाया है वो उसकी साइट विजिट करेगा। मतलब सही व्यक्ति सही पते पर रहता है, इसकी गारंटी बैंक का स्टाफ भी लेगा, तभी खाता खुल पाएगा आगे। क्योंकि जितनी भी परेशानियां हो रही थी, बेनामी ट्रांजैक्शंस हो रहे थे, उन पर रोक लगेगी। सही खाता खुलेगा तो सही खाता तभी खुलेगा जब आप ये रिक्वायर्ड चीजें बैंक को दे देंगे, बैंक अपने सिस्टम में फीड करेगा और आपका खाता खोल देगा। कुछ कमी होगी तो आपसे पूरी करा लेगा। ये मेन चीजें यही होती हैं। और मिनिमम कितना बैलेंस रखना चाहिए ये अकाउंट टू अकाउंट डिफर करता है। आप कौन सा अकाउंट खोल रहे हैं, नॉर्मल अकाउंट खोल रहे हैं, प्लेटिनम अकाउंट खोल रहे हैं, गोल्डन अकाउंट खोल रहे हैं, रॉयल अकाउंट खोल रहे हैं। अब मैं एयू बैंक में हूँ तो हमारे यहाँ पर काफी सारे वेरिएंट हैं। शुरुआत का वेरिएंट हमारा 2000 से शुरू होता है। 2000 तक अकाउंट में बैलेंस रहना ही चाहिए मिनिमम, नहीं तो पेनल्टी लगती है 590 रुपए की। इसके अलावा गोल्ड अकाउंट हो गया, प्लेटिनम अकाउंट हो गया, उसमें सब मिला करके 25,000 बैलेंस मेंटेन होना चाहिए महीने के अंदर, नहीं तो पेनल्टी लगेगी आपको। इसके बाद रॉयल खाता है, उसमें 1 लाख बैलेंस रहना चाहिए तो ही वो चलेगा। लेकिन उसके साथ सुविधाएं भी बहुत सारी बैंक देता है। जिन खातों में कैटेगराइजेशन होता है, फ्री में सारी चीजें देता है। एटीएम कार्ड, कोई किसी भी तरह का चार्ज नहीं। एटीएम कितने ही सीमा तक किसी भी बैंक के एटीएम से निकालो, कोई चार्ज नहीं लगता। बाकी में तो नॉर्मल में भी आप लगाओगे तो 3 ट्रांजेक्शन अलाउ होते हैं, 4थे ट्रांजेक्शन करते ही पेनल्टी लग जाती है। तो ये होता है। बैंक कस्टमर में बन गया बैंक का, उसका खाता खुल गया तो बैंकर कस्टमर की रिलेशनशिप इस्टेब्लिशमेंट हो गई। सबसे पहला काम तो ये होगा। अब लोन आपको देना है। लोन की पात्रता कौन निर्धारित करता है? एक तो अपना जिला उद्योग केंद्र TIC वो करता है,
इसके लिए विशेष ट्रेनिंग वगैरह भी लेनी पड़ती है, जैसे कि ये वाली ट्रेनिंग भी प्रीति मैडम करा रही हैं। इसके बाद में फिर एक सर्टिफिकेट भी आपको मिला जाएगा कि आपने ये वाली ट्रेनिंग पूरी कर ली है और आप पात्र हैं, और इसका बेनिफिट मिलता है लोन लेने में। कौन सा लोन आपको दिया जा सकता है और किस तरीके से दिया जा सकता है। तो लोन की जो एप्लीकेशंस आती हैं जिला उद्योग केंद्र से आती हैं, नगर पालिका नगर निगम का ऑफिस होता है वहाँ पर भी आती हैं, या किसी खादी भंडार या खादी एजेंसी जो होती है उनके थ्रू भी आती है, और सरकार की ओर से उसके वो भी आते हैं टारगेट्स, इतना लोन आपको इतने सीमा में इतने समय के अंदर देना ही देना है, अन्यथा बैंकों पर भी पेनल्टी लगती है लोन नहीं दिया तो। और पिछड़े वर्ग को, सामान्य वर्ग को, और जो भी कैटेगराइजेशन समाज में होता है, ओबीसी, एससी, एसटी, उनको किस किस सीमा तक कितने कितने लोन देने हैं, ये टारगेट सरकार की ओर से बैंकों के पास आ जाता है। एक शहर में एक बैंक लीड बैंक होता है, जिसको लीड बैंक बोलते हैं। वहाँ पर लीड बैंक ऑफिसर बैठता है। लीड बैंक ऑफिसर का काम है कि सारी एप्लीकेशन उसके पास आ जाए, तो वो अपने शहर के जितने भी बैंक हैं उनको थोड़ा थोड़ा करके जितना वो उचित समझता है डिस्बर्समेंट के लिए वहाँ भिजवा दे। फिर उस बैंक का काम आ जाता है कि उनको सॉर्टिंग करना है, किसको रिजेक्ट करना है, अच्छा प्रोजेक्ट किसका है, और कौन कैपेबल है इसमें देने के लिए, आदि आदि। अब लोन की अपन जब बात करते हैं तो लोन कई प्रकार के होते हैं बैंक में। छोटे लोन होते हैं, मीडियम क्लास के लोन होते हैं, और बड़े लोन भी होते हैं। जैसे मुद्रा योजना का जो लोन है, पहले इसकी लिमिट केवल 50,000 रुपए तक थी। सबसे अच्छी बात यह थी कि इसके लिए कोई भी सिक्योरिटी नहीं चाहिए, तो बैंकों को 50,000 रुपए तक के जो लोन देते हैं मुद्रा में, वो स्कीम वाले बैंक उसमें ही आते हैं, लेकिन राहत देने के लिए इसके अगेंस्ट में कोई सिक्योरिटी नहीं ली जाती। दूसरे लोन होते हैं जो 2 लाख रुपए तक के, इसको शिशु लोन भी बोलते हैं। 50,000 तक का जो लोन होता है बैंक का मुद्रा लोन, उसको शिशु लोन भी बोलते हैं। इससे बढ़ के फिर 2 लाख रुपए तक का लोन होता है, वो मीडियम कैटेगरी में आता है। उसको तरुण एक शब्द है वो निकाला है उन्होंने, वो बोलते हैं। किशोर लोन, सेकंड वाली 2 लाख तक की जो कैटेगरी होती है उसको किशोर लोन बोलते हैं। 2 लाख तक को दिया जा सकता है, और 5 लाख और उससे ऊपर के लोन भी अगर देता है बैंक मुद्रा लोन में दे सकता है, तो उसमें 5 लाख की लिमिट है, उसको तरुण लोन बोलते हैं। तो शिशु लोन, किशोर लोन, तरुण लोन, ये कैटेगरी उसने मुद्रा लोन की बांट रखी है। इसमें जरूरी नहीं है कि सब्सिडी या कुछ ब्याज में राहत मिले, लेकिन ये है कि इसमें किसी किस्म की सिक्योरिटी नहीं होती। लेकिन बड़े लोन जो 2 लाख से ऊपर होते हैं और 5 लाख से ऊपर होते हैं, उनमें सिक्योरिटी जरूर मांगी जाती है। अब सिक्योरिटी में आपने मकान के कागज आप बैंक के अंदर रख सकते हैं, या इमूवेबल कोई और प्रॉपर्टी पड़ी है, प्लॉट पड़ा है, कुछ पड़ा है, उसको रख सकते हैं। और इमूवेबल प्रॉपर्टी, इमूवेबल भी रख सकते हैं, मूवेबल भी रख सकते हैं, कार है, ट्रक है, वो है, जो भी है। तो इस तरीके से डिपेंड करता है स्कीम टू स्कीम। ये 3-4 तरह के लोन बड़े आसानी से मिल जाते हैं। किसी भी ब्रांच में आपका खाता अगर है और खाता सही तरीके से चलता है, कोई चेक बैक बाउंस नहीं हुआ है, ठीक तरीके से चलता है, आपके और बैंक के संबंध बहुत अच्छे हैं, तो बड़े आराम से आपको ये लोन उसी शाखा से मिल सकते हैं। क्योंकि बैंक का काम जमा करना ही नहीं है, बैंक का काम लोन देना भी है।
क्योंकि बैंक प्रॉफिट तभी कमाएगा जबकि लोन देगा। लोन देने पर जो ब्याज होता है उसमें से बैंक का जो खर्चा होता है, स्टाफ का सैलरी है और दूसरी चीजें हैं, बैंक का बिल्डिंग का किराया है, रख रखाव है, सब कुछ चीजों को काटने के बाद में ही कुछ होना चाहिए। छोटे दर्जे पर देखें तो अपन ऐसा होता है, और बड़े दर्जे पर ये हेड ऑफिस करता है सारा काम। प्रॉफिटेबिलिटी कैसे निकालते हैं, क्या क्या फैक्टर रहते हैं वो भी। इवन की बैंक में जो कैश अनयूज्ड पड़ा रहता है और ज्यादा दिनों तक रहता है, बहुत ज्यादा रहता है, करोड़ों रुपए, तो बैंक को लॉस होता है, क्योंकि उस पर भी बैंक को अपने हेड ऑफिस को ब्याज देना पड़ता है। तो विद इन लिमिट कैश रखना भी है, वो एक अच्छा स्किल्ड ब्रांच मैनेजर होता है, इन सब चीजों पर गौर करके फिर ये चीजें रखता है। नॉर्मली क्या होता है कि जितनी उस शाखा की डिपॉजिट रहती है, मान लो 40 लाख की शाखा की डिपॉजिट है, तो 40 लाख में नहीं 40 करोड़ की डिपॉजिट है किसी बैंक की, और तो उसको 1% 40 लाख अपने रिकॉर्ड में, अपने वॉल्ट में, स्ट्रॉन्ग रूम में रखना जरूरी होता है। उससे थोड़ा कम भी हो सकता है, उससे थोड़ा ज्यादा भी होता है, लेकिन CRL बना देते हैं, कैश रिटेंशन लिमिट जिसको बोलते हैं, जिससे क्या है अचानक कोई पेमेंट आ जाए तो कोई अटके ना और बैंक की इमेज भी सही रहे। तो इन सब तरीके से बैंक का कार्यक्रम चलता है। अब तीसरी बात आती है अपने मार्जिन की। कोई भी लोन जब आप लोग लेते हो तो उसमें आपने अपना शेयर कितना डाला है, क्योंकि कोई भी काम करता है व्यक्ति तो अपनी तरफ से कुछ आवश्यक धन लगा रहा है, उसको हम मार्जिन बोलते हैं। जैसे कि किसी ने कार ली तो कार का 100% तो बैंक देगा नहीं, 75% दे सकता है, 80% दे सकता है, तो बाकी का हिस्सा जो 20% बचा वो उसका खुद का भी लगाना चाहिए। उसके दो कारण हैं, एक तो ये कि भाई उसको अपने पैसे लगे हैं तो उसका इंटरेस्ट है ये चीज लेने में, और दूसरा क्या उसकी जब मार्जिन मनी लगेगा तो पूरा लोन पूरा हो पाएगा। 100% कोई भी बैंक कोई भी लोन नहीं देता, निश्चित रूप से उसमें मार्जिन्स होते हैं, और मार्जिन्स के रूप में वो क्या देता है बैंक को, वो उस पर डिपेंड करता है बैंक और उसके बीच में, और बैंक को वो चीज मान्य होना चाहिए। चीज ऐसी हो जो आराम से सेल कर सके बैंक, और अपने अंडर में लेकर के उसको लोन अगर नहीं चुकता है तो उसको अपने उसमें लेके आ सकता है, अपने कब्जे में ले सकता है। ये सारी चीजें हैं। नॉर्मली सब्सिडी के विषय में अपन बात कर लेते हैं। सब्सिडी का मतलब होता है लोन आपको मिला, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी आपको थोड़ी कम कर दी जो स्कीमेटिक लोन होते हैं, तो उसके बाद में जब लोन बंद होने को होता है तो सरकार सब्सिडी भी देती है। वो केवल अच्छे लोन्स जो बराबर ठीक तरीके से चले हैं अकाउंट में, और उसको ध्यान में रख कर के वो सब्सिडी दी जाती है। सब्सिडी बीच में नहीं दी जाती, सब्सिडी लोन की जो लास्ट इंस्टॉलमेंट होती है उसमें एडजस्ट कर दी जाती है। तो ये सब्सिडी 25% से लेकर के 35% तक होती है। तो आप चाहें तो इसको ब्याज में छूट भी कह सकते हैं, या बैंक ने आपकी बाकी की लास्ट की किस्तें चुकाई वो बेनिफिट कह सकते हैं। महिलाओं के केस में ये सब्सिडी 35% तक भी जा सकती है, और नॉर्मल लोन में ये लगभग 25% के आसपास तक, जैसी जैसी कोई स्कीम है उसके हिसाब से
होता है। लोन का जो प्रोजेक्ट आपने दिया है या डीआईसी ने अप्रूव करके दिया है, नगर पालिका ने अप्रूव करके आपको दिया है कि आपको ये लोन की पात्रता है, वो कागज लेके आप बैंक के पास जाएंगे और आप बैंक ठीक समझता है, आपसे इंटरेक्शन करता है, इंटरव्यू करता है और ठीक लगता है उसको कि ये लोन देने लायक है और ये दिक्कत नहीं करेंगे चुकाने में, तो बैंक बड़े आराम से लोन आपको दे देगा और उसी हिसाब से आपका खाते को डील करेगा। आपका ड्यूटी केवल इतनी होती है कि आपको डिफॉल्टर नहीं बनना है, लोन की ईएमआई समय से चुकानी है, डिफॉल्टर आपको कभी नहीं बनना है। अगर डिफॉल्टर आप बने तो 2-3 चीजें होती हैं, एक तो पेनल्टी लगती है आपके खाते पर जिसको कि अच्छा नहीं कहा जा सकता, दूसरा एक डॉक्यूमेंट होता है सिबिल। सिबिल एक संस्था है, क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये संस्था है। इसमें भी आपके जितने भी लोन लिए हैं आपने, आपके पैन कार्ड के आधार पर इसमें भी होते हैं। तो इसमें जितने कमियां होती हैं लोन में, किस्त की बाउंसिंग हुई, लोन नहीं चुकाया, लोन एनपीए हो गया, ये सारी एंट्रीज अपने आप सिबिल के अंदर आ जाती हैं। फिर जब किसी दूसरी संस्था से आप लोन लेने जाते हो तो वो सबसे पहले आपका सिबिल देखता है। आपने महसूस भी किया होगा, कई बैंकें सिबिल के आधार पर मना कर देता है। अगर कोई छोटा मोटा कोई फॉल्ट है तो वो आपसे रीजन पूछ लेता है, रीजन से सेटिस्फाई होता है, रीजन से तो वो उसको माफ भी कर सकता है, 1-2 अगर कोई फॉल्ट है तो। लेकिन पता चला कि इतना सारा गड़बड़ कर रखा है, लोन की बाउंसिंग है, चेकों की समय से लोन को चुकता नहीं किया है, ईएमआई भी बाउंस हुई है, तो वो आपको सिबिल देख के प्रारंभिक रूप में ही बैंक से मना कर देगा कि आपको लोन नहीं दिया जा सकता क्योंकि आपका सिबिल खराब है। तो एक सिबिल भी एक टूल हो गया आपकी आर्थिक स्थिति को और आपके इकोनॉमिक चरित्र जिसको बोलते हैं उसको दर्शाने का। तो कोशिश ये करें हमेशा कि समय से अपनी ईएमआई चुकाते रहें, खाते में जितना मिनिमम बैलेंस है आपका खाता जिस लेवल का उतना हमेशा रखें या उससे ज़्यादा ही रखें, और सही तरीके से बैंकिंग आप करेंगे तो ऐसा कोई भी कारण नहीं है कि आपको लोन ना मिले, और जिस स्कीम में आप चाहते हैं एलिजिबल हैं उस स्कीम में आपको लोन जरूर मिलेगा। ये तो बैंकिंग और बैंकिंग कस्टमर रिलेशनशिप और छोटी बातें जो बैंक के लेवल पर कॉमन चीज़ें होती हैं वो मैंने आपको बताई। अब मैं आपको लीगल एस्पेक्ट पे लेके जाता हूँ कि इसका लीगल एस्पेक्ट क्या होता है लोन का। सबसे पहले आपको प्रपोजल सैंक्शन कर दिया ब्रांच मैनेजर ने या ऊपर की टीम ने, वहाँ से सिफारिश होके आया लोन आपका डीआईसी से, नगर निगम से, खादी विभाग से, तो आपका बैंक में वो जाकर के लीगल ओपिनियन के लिए जाता है। बैंक का एक वकील नियुक्त होता है जो पर केस अपनी फीस भी लेता है, वो उन कागजों को देख करके ओके करेगा कि भाई ये कागज बिल्कुल ठीक है, वो अपना लेटर के साथ में देगा उन कागजों को कि ये कागज बिल्कुल ठीक है। और क्योंकि जब वकील अपनी जिम्मेदारी ले लेता है तो बैंक उसी को मानता है कि हमने जो लोन दिया है इसकी गारंटी पर दिया है, वकील ने प्रॉपरली चेकिंग पेपर्स की कर ली थी, उसके बाद में ही हमने इनको पात्र समझ करके लोन दिया है। तो वो वकील की भी जिम्मेदारी बन जाती है प्रॉपर्टी को चेक करने की और अपनी ओपिनियन देने की। तो दो तीन ओपिनियन हो गई। एक तो डीआईसी से थ्रू प्रॉपर चैनल आपका लोन की एप्लीकेशन आई, लीड बैंक ने आपको बैंक में दे दी, वो भी ठीक है।
बैंक वालों ने आपका खाता भी चेक कर लिया, वो भी ठीक तरीके से चल रहा है 6 महीने से। चौथा पॉइंट आया वकील का, तो वकील को लीगल ओपिनियन के लिए डॉक्यूमेंट भेजे जाते हैं और उसके साथ में मान लो कोई कोलेटरल सिक्योरिटी दे रहा है, मूवेबल या इमूवेबल। जैसे मूवेबल में तो आपके कार वगैरह ये सब चीजें आती हैं, सोना भी आता है और दूसरी चीजें भी आ जाती हैं। और स्थायी प्रॉपर्टी में आपका प्लॉट है, मकान है, बना हुआ है, खेत है, एग्रीकल्चर का हुआ है, ये सब चीजें आ जाती हैं। तो